बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आज आप सोच रहे होंगे आज हुमायूं ज़ेब अब्बासी बिल्कुल अकेले हैं। जी हाँ, ये खुला तज़ाद है कि जी मुझे ही छुट्टी देते नहीं है और हलीमा को छुट्टी जो है वो मिल जाती है, क्योंकि आप रात 12 बजे 11 बजे एक मैसेज करते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं जो हूँ ना वो आज जो हूँ वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसके एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट हलीमा के दांत में जो है वो दर्द था और हलीमा ने आखिर दाल वाला दांत, ठीक है, और हलीमा के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था और इस वजह से उनका ऑपरेशन था और उन्होंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने की वजह से वो आज नहीं आ पाई। उनका जो फेस था काफ़ी स्वेल था, उनको तकलीफ़ में भी थी, तो आज उनको हमने टन छुट्टी जो है वो दे दी है। तो आज अगर आप फ़ोन करके प्लीज़ शुरू का ये पार्ट देख लें, आप मुझे फ़ोन करके ना पूछेगा कि हलीमा क्यों नहीं आई, हलीमा कहाँ है, हलीमा इसलिए नहीं आई क्योंकि हलीमा का ऑपरेशन है। मेरी खुशी बिल्कुल इस वजह से नहीं है कि आज मैं शो अकेले कर रहा हूँ, मेरी खुशी इस वजह से क्योंकि आई हैव अ गुड डोपामिन रश। इसका मतलब ये है कि कल मैं एक मैराथन जो है उसमें जो आपको बताया भी था, उसमें कासिम नाज आए थे, मैराथन इस्लामाबाद मैराथन यानी रन विद अस में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ये मेरा पहला मैराथन था। इसके बारे में हम आपको बताएंगे दो गेस्ट के दरमियान में जो ब्रेक होता है उसमें, यानी कि एक गेस्ट जब हमारे पास आएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे गेस्ट पे जब जाएंगे तो मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और आपको पूरा लूप दिखाएंगे और बताऊंगा मैं आपको कैसा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेंगे इम्तियाज़, ठीक है, वहाँ पे टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर लेंगे और वहाँ पर आपको सारा कुछ बता देंगे इस्लामाबाद मैराथन कैसा था और कैसा रहा, क्योंकि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को हम यकीनन अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। अब मैंने बता दिया हुमायूं ज़ेब अब्बासी है और आज हलीमा नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन लेडीज़ जेंटलमैन, कल की मैं आपको एक बड़े मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। अब स्टोरी आपने बड़े गौर से सुननी है। स्टोरी ये कि एक बादशाह ख्वाब देखता है और वो ख्वाब क्या देखता है कि उसके 32 के 32 दांत गिर जाते हैं। बादशाह बड़ा परेशान होता है कि ये मेरे 32 के 32 दांत जो गिर गए हैं, अब ये ख्वाब है, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब ज़रूर होगा। तो वो नजूमी को बुलाता है और उसके दरबारी जो है वो जाकर नजूमी को बुलाता है और जब नजूमी वापस आता है तो क्या होता है कि वो नजूमी से कहता है कि यार नजूमी बात सुनो, मेरे 32 के 32 दांत ख्वाब में गिर गए हैं, इसकी ताबीर क्या है। नजूमी सोचता है और फिर फटक कर जवाब देता है, कहता है बादशाह सलामत, इस ख्वाब का मतलब कुछ अच्छा नहीं है। इस ख्वाब का मतलब कुछ ये है कि आपके 32 के 32 दांत जो गिरे, यानी कि आपका एक एक रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। बादशाह परेशान हो जाता है, वो कहते हैं ये कैसी अनहोनी खबर तुमने मुझे दे दी है। और ये सुनते साथ ही बादशाह जलाल में आता है और बादशाह अपने नजूमी को कहते हैं कि दरबारियों को कहते हैं कि इस नजूमी को जाके जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दो। नजूमी को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, बादशाह का हुक्म होता है। बादशाह एक दूसरे नजूमी को बुलाता है। वो दूसरा नजूमी जो होता है बड़ा सियाना होता है। वो जब बादशाह के पास आता है वो कहता है कि बादशाह आपके ख्वाब की ताबीर तो बहुत खूबसूरत है। बादशाह बड़ा हैरान होता है कि इससे पहले, जमील सुन रहे हो तो मेरी स्टोरी, वो कहता है इससे पहले तुमने मुझे कहा, जो पहला नजूमी है वो कहता है कि यार मेरे सारे जो खानदान वाले वो एक एक करके मर जाएगा, तुम कहते हो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी है, गौर से सुनने वाली बात है। वो कहता है बादशाह सलामत, इस ख्वाब का मतलब ये है कि आपके पूरे खानदान वालों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उम्र आपकी होगी। बात एक ही है लेकिन दो तरीके हैं डिफरेंट। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसे इनाम देता है और उसे घर रुखसत कर देता है। अगर आप देखिए बात दोनों में एक में उसने कहा कि आपका तुम्हारा एक एक खानदान वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएगा, जिसका मतलब ये है कि बादशाह की उम्र बहुत लंबी होगी। दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। आज ये बात कहने का मकसद ये था कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो है राहत फ़तेह अली खान साहब की, जिसमें उन्होंने अपने नौकर को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये कहा जाता है कि वो नौकर नहीं, वो उनके जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी तो उन्होंने कहा ये मेरे शागिर्द थे। और वो बात क्या थी, वो कह रहे थे कोई बोतल है, वो बोतल यहाँ पड़ी हुई थी, वो बोतल कहाँ गई है। कहा ये जाता राहत अली साहब कहते वो दम की बोतल। ऐसा किसी और बात तो यकीन माने दम वाली बात पर नहीं, वो कोई दम वाली बोतल थी जो कि गुम गई, ख़ास दम हुआ था उस पर। लेकिन बात करने का तरीका बहुत दोनों का मुख्तलिफ है। चाहे उस्ताद या शागिर्द का भी एक रिलेशनशिप है, आप सामने आए हैं, जो भी है, मैं आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ राहत फ़तेह अली खान, मुझे बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद होंगे। लेकिन वो एक्ट मुझे कहीं से समझ नहीं आया। मतलब जो हो जाए आप उसको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, आप उसे पीट रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं, आप उसे मतलब जो कुछ हो सकता है आपने अपने हाथों से वो उनके साथ किया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बेशक उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप जो है उससे मोतबर, उससे बेहतरीन रिश्ता हो नहीं सकता,
लेकिन मारना और इतनी बुरी तरह मारना कि एक बोतल गुम जाने पर, यकीनन दम वाली बोतल, वो कोई इतनी खास बोतल थी कि उसकी वजह से उसको बड़ी मार पड़ी है। उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन भी दी राहत फ़तेह अली खान साहब ने कि जी मैंने उसको इसलिए, ये मेरा शागिर्द भी साथ खड़ा हुआ है, उसका वालिद भी साथ पे खड़ा हुआ है। आप सही कह रहे हैं यार, मतलब वो फिर क्या कर सकता था। यकीनन अच्छी बात ये कि कुछ ही देर बाद आपकी अपॉलॉजी आई और अपॉलॉजी आने के बाद आपने जस्टिफिकेशन दी। अपॉलॉजी ज़्यादा जस्टिफिकेशन थी कि जी जो मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि जो मैंने उसको थप्पड़ मारा है वो इसमें से कोई दम वाली बोतल थी और मैं किसी और बात पे भी था। एक बड़ी लंबी चौड़ी, आप अगर वीडियो देखें वो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रही है, तो ये एक बात थी। तो मुझे उसके बाद ये तरीका है कि हम बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं, जैसे मैं भी कह देता हूँ कि बुल्ले शाह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहना, ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहना, पर किसे दा दिल ना ढावी दिल विच मौला रहंदा। तो जनाब ये बड़ी पते की बात है कि अगर आप जब भी किसी से बात करें, बात करने के दो रुख होते हैं, लेकिन हम वो कहते हैं ना पहले तोलो और फिर बोलो, पर हम ये करते नहीं है। हम जो दिल में आता है हम ज़ुबान पर वो ले आते हैं और हम ये सोचते नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। ये एक तरफ़ा नहीं होती, दो तरफ़ा भी होती है। कभी कभी ये होता है कि जो दूसरा इंसान होता है वो आपसे ऐसी कोई कठिन बात कर देता है, ऐसी कोई बात कर देता है कि आपका दिल जो है वो आवाज़ार हो जाता है, आपका दिल परेशान हो जाता है, आपको बुरा लगता है और फिर आपको इतना बुरा लगता है कि आप वो दोबारा रिपीट करते हैं, यार उस तो होन तो मैंने उससे छड़ना, अब मैं इसको देखे, मैं इसको कैसे बताता हूँ, इसकी तो मैंने धज्जियाँ उड़ा देनी है। तो फिर आप वापस उसको जवाब देते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी बात करें, इतना ही कैंप 2 आना था ना, हाँ, तो जब भी बात करें ऐसी करें किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अल्फाजों का चुनाव हम लोग बड़ा सोच समझ के करना शुरू हो जाए तो यकीन माने बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं। समझौता जिसे कहते हैं, अगर आजकल आप देखें, मैं कल ही पढ़ रहा था कि साउथ एशिया में डिवोर्स का रेट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम डिवोर्स को यानी कि तलाक को बहुत नॉर्मल करते जा रहे हैं। हर जब भी एक खातून और मर्द के रिश्ते की बात होती है, जब शादी की बात होती है, तो कहते हैं कि जी औरत को इंडिपेंडेंट होने दो। हम खुद मुख्तारी को, खुद एतमादी को गलत मतलब लेते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अगर शौहर से बदतमीज़ी करना, शौहर के काम ना करना, इसमें खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस है। और दूसरी तरफ शौहर को लगता है कि बीवी पर दबाव डालना, बीवी पे प्रेशर डालना, बीवी की चीज़ों को कम करना, बीवी की हर चीज़ पर ना करना, इस तरह मेरा दबाव पड़ा रहेगा और मेरा एक टैका जमा रहेगा। ये एक अजीब सी नॉर्म्स हमने बनाना शुरू कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे याद है मेरे नाना नानी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से समझौता करते थे। जब नानी कुछ नहीं कर सकती थी तो नाना वो कर दिया करते थे, नाना नहीं कर सकते थे तो नानी कर दिया करती थी। मेरे वालिदैन का रिश्ता बहुत खूबसूरत है और अगर अब जो रिश्ते आ रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं कासिर हूँ उनको समझने से कि अगर शौहर ने एक बात कर दी बीवी को तो अगली बात होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ा टॉक्सिक हो रहा है रिलेशनशिप और अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो अपनी अम्मी को घर चली जाती है। हम तीसरे बंदे, अक्सर कहते हैं कि दो बंदों में ना जब तीसरा बंदा आता है तो लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ नहीं, हमारे जब बड़े, अगर आप सबको याद हो, हमारे सब बड़े बूढ़े जो हैं वो हमारे साथ हमेशा हमारे रिश्तों को बचाने के लिए बड़े बूढ़े शामिल हो जाया करते थे, समझाते थे और चीज़ें बेहतर हो जाया करती थी। लेकिन आजकल की जो नस्ल है ना वो किसी तीसरे को आने देती नहीं है। हाँ, अगर वो तीसरा होता है तो उनका कोई दोस्त होता है वो जिसको बताते हैं और वो उसको अजीब सा मशवरा देते हैं क्योंकि उसके पास भी वो तजुर्बा नहीं होता। खुद सोचे, इसके खुद शादी को 1-2 साल हुए, शायद खुद भी शादीशुदा नहीं है, वो आपको क्या मशवरे देगा। लेकिन आप उसी के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि यार तुम मुझे मशवरा दो, तुम मुझे बताओ कि मेरी बीवी ये करिए तो मैं क्या करूँ, और वो कहता है कि यार सही कर रहा है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। याद रखिए, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं ना तो आप वहाँ पे किसी बंदे को कॉल करते हो, कहता है यार अगर तू ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया कैसा है। वो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो बताएगा जिस तरह का उसका तजुर्बा है। हो सकता है वो कहे यार यहाँ बिल्कुल ना आना, यहाँ बड़ी मुश्किल है, यहाँ पर आना मैं कहता हूँ खतरे से खाली नहीं है। आप दूसरे दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं यार इससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका तजुर्बा अच्छा होता है। याद रहे, जब भी किसी से मशवरा लें, ऐसे इंसान से लें जिस पे आपको ऐसा एतबार हो कि आपको मशवरा ये अच्छा देगा और आपकी बात का मान रखेगा, एक पास रखेगा, यानी कि आपकी बात आगे नहीं पहुँचाएगा। हम दोस्त चुनने में बहुत गलती कर देते हैं कभी कभी। बहुत साल हो जाते हैं हमें दोस्तियों को। शायद आपकी कुछ दोस्तियाँ होंगी जिसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो बड़ी अरसे से चलती आ रही हैं। इसका हरगिज़ मतलब कभी कभी ये नहीं होता कि वो दोस्त आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि आपने एक बहुत ऐसी दोस्ती को प्रोलॉन्ग किया हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है और ना कि उसके लिए अच्छी ही नहीं है। हो सकता है दोनों के लिए वो दोस्ती अच्छी ना हो, तो रास्ता अलग करने में ही शायद दोनों की भलाई है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई दो राहें होनी चाहिए।
हमेशा आपने ये देखना है कि किस में आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, किस में आप बेहतर अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी ये बड़ी मशहूर कहावत भी है कि द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि इंसान जाना जाता है अपने इर्द गिर्द के माहौल से कि वो किन लोगों में बैठा होता है। आप एवरेज होते अपने इर्द गिर्द के 5 लोग की। आज एस्टिमेट लगाएं, आप सब बैठे सोचें कि आप जो 5 लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनमें से कोई ना कोई की एवरेज निकाल कर आप वो एक इंसान है। अगर आप CEOs यानी बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो आप में आदतें भी वही वाली आ जाएंगी। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे आप में आदतें भी वो आ जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता आप ऐसे लोगों में बैठे उठते हैं जो कि तकरीबन सभी ऐसे हैं, तो फिर जनाब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़, फैमिली की ट्रेडिशंस वो अगर जिन्होंने मुट्ठी में बांध के रखी है वो अलग लोग होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं और अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में लाएं जो कि हमें कुछ अच्छा सिखा सकें। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे नए मेहमान। देखते रहिए एक और सो। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं केक रस भी साथ में खा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नज़र पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे आई लव केक रस, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने मेरे से दोस्ती करनी है ना तो आप मुझे केक रस खिलाएं, मुझे बहुत पसंद है और अच्छे वाले केक रस। ठीक है, मेरा केक रस किसी ने नहीं लिया, कोई यहाँ चाय नहीं पी रहा, किसी के पास चाय नहीं है, किसी के पास केक रस नहीं है, सब ठीक ठाक है। अच्छा जनाब, आज हम आपको यकीनन अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे और आज का दिन बड़ा अच्छा खूबसूरत इसलिए कि इस्लामाबाद का मौसम इससे खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखा इस साल में। बेस्ट ऑफ कोर्स देखा हुआ इस साल में बहुत अरसे के बाद जो है एक्सक्यूज़ मी, बहुत अरसे के बाद जो है वो इस्लामाबाद में इतना खूबसूरत मौसम आया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी रात को हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हुई है ना फ़खर भाई? बारिश रात को, बारिश बूंदाबांदी हुई है, प्रॉपर बारिश हुई है, सिर्फ इस्लामाबाद में हुई है और कहीं नहीं हुई। ठीक है, इम्तियाज़ ने मुझे बता दिया कि जी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं हुई, लेकिन उससे ये कि धुंध बैठ गई है और सर्दी की जो शिद्दत है उसमें जो है वो कमी आ गई है। लेकिन आप सबको ये अच्छे तरीके से पता है कि ज़्यादा दूर नहीं है रमज़ान। रमज़ान मेरे ख्याल में 10 तारीख को है, 11 तारीख को है, दोनों में से कोई एक तारीखों में रमज़ान आएगा। मार्च, नॉट फरवरी, बिल्कुल फरवरी नहीं है, मार्च 10 मार्च 11 मार्च को जो है वो रमज़ान आएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन भी आप देखेंगे, उसके लिए भी हम आपके साथ होंगे। मैराथन के बारे में हम ब्रेक पे बात करेंगे, मैंने आपके साथ करनी है, वो बड़ी मज़े की बात है। लेकिन आज जिन मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आपको रमज़ान के हवाले से भी चीज़ें बताएंगे, ना कि सिर्फ ये, बल्कि वो आपको डायबिटीज़ के हवाले से ही इज़ फैमिली कंसल्टेंट फिजिशियन एंड जस्ट नॉट दैट, ही इज़ डायबिटोलॉजिस्ट। और फुट केयर के लिए भी, जो डायबिटीज़ में फुट केयर में आपको कंसल्टेंसी चाहिए होती है वो भी करते हैं। सीना मेडिकल एंड डायबिटिक सेंटर के जो हैं वो CEO भी हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत था, इसलिए मेरे जो चेहरे पे वो मुस्कुराहट है वो इसलिए कि मैंने बड़ा एंजॉय किया आज सुबह सुबह मौसम। और अच्छा मौसम एंजॉय करना, अच्छे मौसम में गाड़ी का शीशा खोल देना, जो हवाएं अंदर आती हैं उससे जो मसरत मिलती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस शहर में रहते हैं जहाँ पर इतनी पोल्यूशन नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। डोंट यू एग्री विद दैट? डेफिनेटली, अच्छी हवा सेहत के लिए बिल्कुल, खुश होना, अच्छी हवा में जाना, स्पेशली सुबह के टाइम में तो सेहत के लिए बहुत मुझे पता अच्छा लगता है आप सुबह सुबह रनिंग करते होंगे, कोई तो कोई वॉक कोशिश करता हूँ डेफिनेटली। हाँ, आपके चेहरे से लग रहे हैं जो माशाल्लाह आप इतने फ्रेश है ना, तो कुछ तो करते हैं। सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि आप सुबह सवेरे कितने बजे उठते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज के वक्त उठ जाता हूँ। आजकल तो मैं तकरीबन 5:45 बजे उठता हूँ। अच्छा, क्योंकि सुबह की नमाज जमात जो है तकरीबन 6:15 होती है। हाँ, 6:15 6:20 पे होती है और फिर वो 5:45 तक उठ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और रात को सोते कितने बजे? रात को वैसे मेरी टाइमिंग ये है कि मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ थोड़ा अर्ली सोऊं, तकरीबन बहुत लेट हूँ तो आजकल 11 बजे, 11 साढ़े 11। मेरा और आपका टाइम काफ़ी मिलता जुलता है, मैं भी तकरीबन इतने बजे सो जाता हूँ। मुझे इतनी सख्त नींद आती है रात को 11 बजे कि बस मेरा बस हो जाती है। मूविंग ऑन, हम सबसे पहले आप फैमिली कंसल्टेंट भी हैं, फिजिशियन हैं, फैमिली फिजिशियन, लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इसकी परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पहले तो हम सुना करते थे नाना को हो गया, नानी को हो गया,
अब्बा को बड़ा लेट स्टेज में जाके हो गया, अम्मा को बड़ा, अब तो यंगस्टर्स में डायबिटीज़ होना शुरू हो गया, बट इट्स वेरी अलार्मिंग। क्या वजह है? क्या ये खाना पीना, चाहे डाइट आप जितनी भी अच्छी रख लें, क्योंकि खाना ही प्योर नहीं है, वो ही ऑर्गेनिक नहीं है, तो कैसे खाना पीना अच्छा किया जा सकता है? पहले तो वजह बताएं कि यंगस्टर्स में जो डायबिटीज़ हो रहा है, इसकी वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया। असल में ये हमारा बड़ा अलमिया हो गया है कि हम इस वक्त हम किसी चीज़ में और आगे दुनिया में आगे ना हों, तो डायबिटीज़ में हम दुनिया में पहले नंबर पे हैं। यानी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हमारे पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो हम इस वक्त पहले नंबर पे हैं। और अगर हम दुनिया की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन जिन लोगों कंट्रीज़ की ज़्यादा है, उनमें हम तीसरे नंबर पे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो ये हमारा एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और हम एक ये बात नहीं है कि ये हम नंबर हमारे इतने हो गए हैं, और कुछ कितने लोग ऐसे हैं कि हम मतलब हम देख लें कि उनमें डायग्नोसिस भी नहीं हुई अभी तक इसकी डायबिटीज़ की। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि हम नेक्स्ट अगर हम इसको देख लें कि लोगों ने अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया, तो नेक्स्ट में हमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, और अभी भी बहुत आ रही हैं हमें। और इसकी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हम देख लें, आप देखते हैं कि लोगों के पाँव कट जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, नज़र चली जाती है, उनको जो है ना फालज हो रहा है। तो ये सारी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर हमारे जैसे एक गरीब मुल्क में जहाँ पे हमारी इकॉनमी बहुत पहले से ही हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उसमें अगर ये चीज़ें इसी रेशो के साथ आ गई कि एवरी फोर्थ पर्सन इज़ डायबिटिक इन पाकिस्तान, जो कि डायग्नोस्ड है, तो अगर जो अनडायग्नोज हैं उनका हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम एक और नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अगर हमने आज फिर तो हम नंबर 1 भी क्रॉस कर जाएंगे, मुझे लगता है। डेफिनेटली वो तो हम उसमें तो क्रॉस उसको नंबर 1 क्या क्रॉस करेंगे, लेकिन हम अगर ये कॉम्प्लिकेशन में अगर हम इस तरह हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी हुई तो फिर हमारे बस में नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये क्या वजह है? क्या ये जो डाइट है, जो मुर्गियाँ हम खाते हैं, स्टीरॉइड्स वाली मुर्गियाँ हैं, अंडे हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है, कोई चीज़ भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्या ये वजह है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हम जिस रीजन में रह रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारे जीन्स के अंदर ये एक चीज़ शामिल है कि हम जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं। और आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि जो ओबेसिटी वन ऑफ कॉज ऑफ डायबिटीज़ का क्या मतलब है? प्री डिस्पोज का मतलब हम ऑलरेडी इसके मतलब हमारे अंदर ऐसे जीन्स हैं कि जो जिनको माहौल मिलेगा तो वो ये बीमारी हमें ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब हम वो माहौल देते हैं अपने अंदर के जो डायबिटीज़ को फले फूले और वो उसको यानी हमारी जो जीन्स हैं, जीन्स का मतलब ये होता है कि जो हम हमारी पेरेंट्स से चली आ रही होती है, हम इस रीजन के अंदर हैं, यहाँ वो जीन्स जो जिनमें डायबिटीज़ ज़्यादा है वो ज़्यादा हैं। तो यानी डायबिटिक जेनेटिकल भी होता है, बिल्कुल जेनेटिक। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है। दूसरी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आप जिस तरह बता रहे थे कि पहले हम कहते थे कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें सिर्फ इंसुलिन ही ट्रीटमेंट होता है, वो हम सिर्फ बच्चों में देखते थे और 10-14 ईयर्स में उसे, और टाइप 2 डायबिटीज़ हम 30 ईयर प्लस देखते थे। लेकिन अब हम यंग बच्चों में 10, 20, 15, 16 में हम टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये हमारी सेडेटरी लाइफस्टाइल हो गया कि बच्चों ने मतलब गेम्स द्वारा उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर पे खेलना शुरू कर दी, इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं रही। मतलब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि सुबह उठ के चलना, वॉक करना, गेम्स खेलना, और वो फिज़िकल गेम्स के जिस तरह फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इस तरह की रनिंग करना, वो चीज़ें हमने छोड़ दी। इसकी वजह से बच्चे जो है ना हमारे ज़्यादा कंप्यूटर पे लग गए, मोबाइल्स पे लग गए, वो गेम्स मोबाइल पे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। उसकी वजह से और साथ साथ हमारी जो डाइट्स हैं, स्पेशली जब ये चीज़ें आ गई तो फास्ट फूड का दौर आ गया। इसने जो है ना बच्चे घर में जो है ना डिलीवर हो रहे हैं ऑर्डर, फास्ट फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ये चीज़ें करते करते उनकी एक तो मोटरसाइकिल वाले भाई ने अजाब डाल दिया है। मतलब पहले तो आप जाते थे, बच्चों को मना कर देते कि नहीं मंगवाना, नहीं जा रहे, आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। जी। अब तो कोई बसता ही नहीं है, मोबाइल में ठक करे, टप करे और 2 मिनट में खाना आपके पास आ जाता है, तो मतलब वो भी मना नहीं कर सकता। उन चीज़ों ने फिर बच्चों में वेट गेन ज़्यादा होना शुरू हो गया। और इसमें ये चीज़ वेट गेन का एक होता है कि एक अपरेंटली बंदा मोटा होना, एक ये होता है कि विसरल फैट का ये होता है कि हमारे जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जो फैट जमा होता है वो ज़्यादा डेंजरस है। अब हम इस तरह अगर देखते हैं कि बात करते हैं कि यार अगर मोटे लोग हैं तो रेसलर जो हैं उनको शुगर नहीं होती आमतौर पे। हाँ, उसकी रीज़न ये होती है कि उनका फैट जो है ना वो सबक्यूटेनियस होता है, यानी जिल्द के नीचे होता है। वो फैट इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा ऑर्गन्स के अंदर, लिवर के अंदर है, हमारा पेंक्रियाज के अंदर है, हमारे आंतों के इर्द गिर्द जो है एरियाज में जो फैट जमा होता है वो जो है ना मेन प्रॉब्लम करता है। तो वो हमारे बैठने से, ओवर ईटिंग करने से, गलत चीज़ें खाने से, मतलब गलत से मुराद ये है कि जो प्रोसेस फूड्स हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट होती हैं, उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कॉलर लेंगे, साथ साथ अपने कॉलर भी शामिल करने। हमारे साथ फरहाना जी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर फरहाना जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मज़े में। आप बताइए आपके हाल चाल कैसे?
अल्लाह का शुक्र है। भाई मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें कोरोना का अटैक हुआ था, उनका हार्ट काम करना छोड़ गया था, तो उसके बाद उनको फिर साथ में शुगर हो गई, तो शुगर की वजह से अब वो इंसुलिन लगाते हैं। तो इंसुलिन का ये है कि आप खुदारा अपने चैनल के थ्रू ये पैगाम दें कि मेडिकल स्टोर वाले इंसुलिन मिक्स स्टार्ट 30 नहीं दे रहे, जो कोई पैसे वगैरह अरेंजमेंट करके ज़्यादा दे दे तो उनको दे देते हैं या जान पहचान वालों को देते हैं। तो मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मैं अब डॉक्टर से पूछना था कि वो पेन फिल से लगाते हैं, जैसे उस पेन पे 20 पॉइंट आता है, तो वो देते हैं सिरिंज वाली, तो सिरिंज वाली कितनी लगानी चाहिए कि उनकी उतनी हो सके, क्योंकि उनका पेट सख्त हो जाता है, फिर उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है फरहाना जी, एक सेकेंड, डॉक्टर साहब को पूछना चाहेंगे फरहाना जी से कोई सवाल ताकि आपको जवाब दे सकें? अच्छा देखें, बात यह है कि जहाँ तक आपकी बात हुई कि ये मार्केट में ब्लैक करके बेचते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि जो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी है, जो ये इंसुलिन बनाते हैं, नोवो मिक्स या मिक्स स्टार्ट, तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। उस पे आप डायरेक्टली जाके कंपनी वालों से बात मतलब उनसे मंगवा सकते हैं। प्रेजेंटली जो नोवो मिक्स 30 है वो अवेलेबल अभी शायद 1 मंथ तक नहीं है, मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई है। अच्छा, और जो मिक्स स्टार्ट पेन फिल है वो भी शॉर्ट है, लेकिन वो भी विद इन 1 मंथ कह रहे हैं कि अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप जो लगा रहे हैं सिरिंज के साथ, तो आप उसको सिरिंज को जो है सिरिंज में उतनी ही लगाएं जितनी आप पेन में लगाते हैं, क्योंकि नोवोमिक्स जो ये सॉरी मिक्स स्टार्ट जो 30 है, जो पेन फिल और जो दूसरी वाइल वाली है, दोनों की एक ही चीज़ है, एक ही मिकदार में आप लगा सकते हैं, उतना लगा दें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह फरहाना जी, आपने अगर ये बाकी जो सोल्यूशन है आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अगर आपको सही सारा याद नहीं रहा तो यूट्यूब पे आपको आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप नंबर इम्तियाज इनका लिख लीजिएगा ताकि हेल्पलाइन नंबर हम डॉक्टर साहब से लेकर इनको दे सकें। आप बताएं सर। दूसरी बात ये थी कि इनका ये था कि ये जो कह रही थी कि उनको पेन होता है, तो एक तो देखें कि आप इंसुलिन को फ्रिज से जब निकालते हैं, थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर में रखें और फिर मिक्स करके थोड़ी देर में लगाएं। फ़ौरन अगर लगाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा जो मिक्स स्टार्ट है, इसके अंदर मतलब आप डॉक्टर से मिल लेंगे तो बता देंगे आपको, इसको आपको खाने से आधा घंटा पहले लगाना होता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं। और ये चीज़ें, और अगर रोटेशन चाहिए, अगर आपको एक जगह से स्वेलिंग हो रही है, उस जगह पे आपको इंसुलिन लगने से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जगह को चेंज कर लें। और वैसे भी आपने हर दफ़ा तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर की गैप से आप इंसुलिन लगानी है, जगह चेंज करनी है ताकि एक जगह पे ना लगे। ठीक है, परफेक्ट। हमारे साथ नादिया है सियालकोट से। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग वली भाई। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक है वली भाई, आप कैसे हैं? बड़े फ्रेश लग रही हैं। हाँ, आज मैं बहुत फ्रेश लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरा बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा, इस हफ्ता इतवार मैंने बहुत कुछ किया। मौसम माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। तो मुस्कान आपकी किधर है? यार उनका जो है वो दांत का कल ऑपरेशन हुआ था, परसों मेरे ख्याल में सैटरडे को, तो वो थोड़ा सा उनका स्वेल हुआ हुआ, तो इसलिए वो आज नहीं आई है। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन 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 आमीन। सुबह आमीन। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बड़े दिन बाद देखा है आपको। क्यों? वो चैनल से ही हो गया ना। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुबारका जी मुबारका। पैसे जमा करा दिए मेरे ख्याल में। आपके साथ बड़े दिनों बाद देखा है। ये आपके भाई ने पैसे नहीं जमा कराए हुए थे, ये तनख्वाह आई है क्योंकि लास्ट डेट आई है तब आना शुरू हुआ चैनल। नहीं वली भाई, सारे चैनल आ रहे थे, बस यही नहीं था रहा, नजर लग गई लोगों की। हाँ, बड़े दुश्मन है कसम से नादिया। अच्छा, मैंने कहना था जी, बात सुने। मैंने कहना था कि इनके बोल थे कि आगाज़ गुफ्तगू हम करेंगे। ठीक है ठीक है। इनके बोल थे कि आगाज़ गुफ्तगू हम करेंगे, हम खुद से रूठ जाए तो बरसों मोच रहते हैं। क्या था आखिर में? आखिरी दोबारा बोल। क्या दोबारा बोलो? हाँ दोबारा। इनकी बोल थी कि आगाज़ गुफ्तगू हम करेंगे, हम खुद से रूठ जाए तो बरसों मोच रहते हैं। तो बरसों क्या करते? बरसों चुप रहते हैं, बरसों खामोश। नहीं, आपने ये हरकत नहीं करनी, आपने खामोश नहीं रहना, आपने नाराज नहीं होना, आप हमारी जान की टोटी हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैंने पूछना था कि मेरी अम्मी को ना 15 साल से शुगर है। जी, वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, तो उनके खाने पीने का बताएं कि क्या वो खाएं। अभी मैंने चेक की थी तकरीबन 10 बजे, तो उनकी 410 शुगर थी, कभी 350, कभी 500 यहाँ तक हो जाती है। तो उनका मुझे जरा बता देंगे आप?
देखें वो ट्रीटमेंट क्या ले रही हैं, इंसुलिन लगा रही हैं या नहीं गोलियां? नहीं इंसुलिन, नहीं इंसुलिन लगा रही, वो मेडिसिन लेती हैं, एक खाने से पहले एक खाने के बाद, ठीक तो है। रोजाना लेती है। पहले एक दिन छोड़ के एक दिन ले रही थी, अब रोजाना मैं कह रही हूँ कि लिया करें। देखें उनकी कमज़ोरी की वजह यही है। यार आप कॉल बंद होगी तो आप जवाब देंगे। नादिया बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आज पहली बार सवाल पूछा है तुमने, मैं तो हैरान और परेशान हो गया हूँ। इन्होंने कभी किसी से कैसे सवाल नहीं पूछा और इतना अच्छा सवाल पूछा है। थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहो। आपने ये सवाल याद रखना है। अभी खतीजा है कॉलेज, आपने बड़ा रैपिड फायर करना है आज। ठीक है, तो ठीक है। खतीजा हमारे साथ है। खतीजा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत। आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी खतीजा जी? पहले तो मैं कहूँगी काफ़ी अच्छे से आपको कॉल मिलाने की कोशिश आई थी, फाइनली आज मिल गई है। माशाल्लाह, दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़ यार। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आज आपकी कॉल मिल गई और हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जी, एक तो आपका शो बहुत अच्छा होता है और Thank you. इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत शुक्रिया। मतलब इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहा करें इंशाल्लाह, जिससे बहुत मतलब अवेयरनेस के। और दूसरा मैं सवाल डॉक्टर साहब से ये करना चाह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में ना, जैसे मेरी नानी को शुगर था, तो ठीक है। फिर उससे भी चांसेस होते हैं कि मतलब अल्लाह खुदा न खास्ता मेरी अम्मी या हम में से किसी को हो सकता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इतना ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता? और जी एक और सवाल जी। कि लास्ट पे ना प्लीज लाइफस्टाइल जरूर बताइएगा कि किसके जरिए हम इससे बच सकते हैं। 100% मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि डॉक्टर साहब से पूछें कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहम्मद शफीक साहब है। मोहम्मद शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या हैं आप? हाल चाल है शफीक भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है। Thank you बहुत so अच्छी much. होती है ऐसी जगह। बहुत शुक्रिया रिक्वेस्ट ये थी, मैं अपने डॉक्टर साहब से ये भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी। जी। पूछे जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि मुझे तकरीबन कोई 15 साल से ये शुगर की ये बीमारी है अच्छा। और मैं ये मुसलसल मेडिसिन लेता रहा हूँ। मुख्तलिफ जो है शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मेडिसिन ले रहा हूँ। उसमें सीटामिट है, जेनरिल 4 है, एमलोक्यू 5 है, लेकिन उससे शुगर मेरा जो वो 300 से नीचे नहीं आता, बहुत कम, रेयर चांसेस में 280 होता है और इस सिलसिला चलता है। तो डॉक्टर साहब क्या मैं ये दवाइयाँ चेंज करूँ? मैं तो कई दफ़ा डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी मुझे आप इंसुलिन दे दें। वो कह रहे हैं कि जी आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक हो गया शफीक भाई, अभी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। सर शफीक भाई से शुरू करते हैं सवाल का जवाब शफीक भाई का। जी शफीक साहब, जिस तरह अगर बात हुई इनकी कि इनका अगर वेट ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा हमें डिफरेंट चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। दूसरी बात है कि वो जो बता रहे थे कि मैं सीटामेट गोली खाता हूँ, अब उसमें भी होते हैं कि स्ट्रेंथ होती हैं 50/500 हैं, 5850 हैं या 50/1000 हैं। तो उसमें हम ये पहले देखना है कि वो मैक्सिमम डोज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, जो कि रिकमेंडेड डोज। जिस तरह हम तकरीबन 50/1000 को हम 2 टाइम देते हैं। अब ये उन्होंने अगर मैक्सिमम डोज कर ली और फिर उसके बाद दूसरी जो उन्होंने शायद ग्लिमिप्राइड एक होती है 4 mg वो ले रहे हैं, तो वो उसको हम ज़्यादातर 4 से 6 मिलीग्राम ज़्यादा करते हैं, 6 मैक्सिमम करते हैं। 8 भी दें तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। उसमें ये होता है अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और वो मेडिसिन को मैक्सिमम तक ले गए हैं तो फिर हमें इंसुलिन ऐड करनी पड़ेगी। फिर और इंसुलिन से पहले एक और भी मेडिसिन हमारे पास लेटेस्ट हैं जो कि शुगर को यूरिन के थ्रू से निकालती हैं, वो बॉडी वेट को भी कम करती हैं और इसको हम SGLT ग्रुप कहते हैं, तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से इन टच रहें। अपना एक तो थोड़ा सा देख लें कि डाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, मतलब ये जो चीज़ें बाकी करने वाली। के लिए डॉक्टर चेंज कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं अगर उनके साथ भी वो फॉलोअप में रहेंगे और तो उनकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन पहले अपने एंड पे उनका जो है कि डाइट का जो टाइमिंग है वो उसको सही रख लें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें और जो मेडिसिन लेने की टाइमिंग है उसको भी देख लें। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो दवाई ऐड कर सकते हैं। और अगर उनका वेट ज़्यादा है तो फिर भी इंसुलिन ऐसी हैं जो कि वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाती, ऐसी इंसुलिन भी हम यूज़ कर सकते हैं। या एक और ग्रुप है मेडिसिन का, थोड़ी सी कॉस्टली है, जिनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, वो हम इंजेक्शन के सूरत में देते हैं, अभी 1 वीक भी आ गए, तो उससे भी डायबिटीज़ भी अच्छी कंट्रोल होती है और वेट भी अच्छा। तो उस पर वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर किसी और से भी ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं किसी और से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और समय।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा मज़े मज़े की बातें मैं बिल्कुल बता रहा था। आज लीमा नहीं है ना तो मैं उस तरह की बातें नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा कल मज़े की बात हुई। मैंने अपने कज़न से कहा उसकी शादी हो रही है और मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि जी आप शादी हो रही है, तो मैंने कहा कोई भी काम हुआ ना तो मैंने बड़ा होकर मैंने कहा तुमने मुझे बताना है। अभी मैं सर नीचे ही था, सर जैसे मेरा ऊपर होने लगा तो उससे मुझे कहते हैं हाँ भाई कार्ड जो है वो गाँव में वो आप दे दीजिएगा और मार्की का सारा जो है डेकोरेशन आप देख लीजिएगा। और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि मैंने तो सिर्फ तकल्लुफ़न कहा था और भाई तू तो फ्री हो गए, पर नहीं वो ही इज़ वेरी डियर टू मी। मेरा बड़ा करीबी कज़न है वो, मतलब मेरे चाचे का बेटा, और आई लव हिम टू द कोर। उसे पता है मजाक करता हूँ, तंग करता हूँ, सारे काम मैं कर दूंगा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे हाथ ही नहीं आऊँगा। जी डॉक्टर साहब वापस आते अब लेते हैं जनाब खतीजा का सवाल। खतीजा ने कहा था आप बता दें उनकी वालिदा का जो उन्होंने बताया था कि नानी माँ को था, और क्या नानी माँ से अम्मी को, अम्मी से मुझे आ सकता है, क्या ये चेंज चल सकती है? ये वाली जिस तरह बताया कि फैमिली में वालदेन में मतलब वालिद हैं, वालदा हैं या उनके आगे ग्रैंड मदर्स हैं, तो वो चूँकि जीन्स रन्स करते हैं फैमिली के अंदर ही करते हैं, तो वो उसमें तो चांसेस होते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने पूछा था कि हम कैसे बच सकते हैं लाइफस्टाइल, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए कि हम एक आधा घंटा कम अज़ कम डेली हम जो है वॉक करें, आधा घंटा 30 मिनट्स डेली, ठीक है। और वो ब्रिस्क वॉक, वो कहते हैं ऐसी वॉक करें जिससे आपकी सांस फूले या आप बात उसके दौरान आप बात ना कर सकें, ठीक है। हम तो साथ बंदा ले जाते हैं, साथ में गप्पे मार रहे होते हैं, पूरे खानदान की बुराइयां, कहते हैं बात कर सकें इतनी लेकिन गुनगुना ना सकें, यानी गाना ना गा सकें, आपके मतलब सांस ऐसी हो और हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो। यूँ भी कुछ लोग कहते हैं कि आप 1 मिनट में तकरीबन 120 स्टेप्स जो है ना वो कर लें, ठीक है। आप तो ऊंचा ऊंचा कह दे कि आपकी बहन शनाज है घर तो मर के नहीं जाऊंगी, मैं आपको पहले बता दूं, मतलब सांस चढ़ी हुई आपको इस तरह की सांस। चले ये बात हो रही थी कि आप वॉक करें। दूसरा ये है कि आप डाइट में जो रिफाइंड फूड्स हैं, इस तरह मतलब प्रोसेस फूड जिनको कहते हैं, जिस तरह चावल ज़्यादा हैं, ठीक है, या ये क्या नाम है जो मैदे का आटा है, ये है, ठीक है, और जिस तरह से जूसेस हैं हमने बात की, और ये बेकरी आइटम्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, कम से कम कर लें, पोर्शन कंट्रोल करें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं और वेट को अपने मेंटेन रखें, तो ये चीज़ें आपको उससे बचा सकते हैं। ठीक है, नादिया का सवाल था, नादिया ने बड़ा लंबा सवाल आपसे पूछा था अपनी वालिदा के लिहाज से, तो जरा उसका जवाब दे दें सर। अच्छा, उनका जो सवाल था कि मेरी मदर को एक तो उनका वो कमज़ोर ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैन उसके पीछे देखें उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, बेसिकली उस शुगर कंट्रोल ना होने के साथ उनकी वजह से प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो एक तो ये है कि जिस तरह वो कह रही थी कि हम मेडिसिन का भी जो है ना वो एक दिन पहले एक दिन छोड़ के खाती, तो ऐसा नहीं है। देखें शुगर आप डेली खाना खाते हैं, आप जो भी चीज़ खाते हैं शुगर लेवल बढ़ता है, तो आपको उसकी डाइजेशन के लिए उस खुराक को आपको ताकत में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन डेली चाहिए। तो अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी इंसुलिन कम है, तो आपको उनको डेली दवाइयाँ करनी पड़ेंगी। फिर उनका जिस तरह बात की कि हमने डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है उनकी कि उनको आप डाइट में, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वो है जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि एकदम से हजम होकर शुगर तेज़ नहीं करती। सर मैंने बात की कि जूसेस ज़्यादा कर जाते हैं आप, उसी तरह से आप वेजिटेबल्स खा जाते हैं, आप फ्रूट खाते हैं, तो खाने के बाद शुगर लेवल कुछ चीज़ खाने से इस तरह से वो शुगर लेवल आस्ता आस्ता बढ़ता है, तो उसको वो कंट्रोल हो जाता है। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ौरन शुगर हाई करती हैं उसको अवॉइड करेंगे और पोर्शन का कंट्रोल करेंगे। और तीसरी चीज़ उनकी है कि वो शुगर को कंट्रोल करें, अगर उनकी शुगर उन मेडिसिन से कंट्रोल नहीं है तो उसको इंक्रीज़ करें और डॉक्टर से मशवरा करके शुगर कंट्रोल करेंगी, तो उनकी कमज़ोरी बेहतर होगी और उनके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं पेन में उसमें भी बेहतरी आएगी। बड़ा तसल्ली बख्श आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। अब हम अगले कॉलर लेते हैं, जनाब हमारे साथ जायदा आंटी है। जायदा आंटी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। देखती आंखों सुनते कानों मेरा आपके गेस्टों को और आपको और आपकी पूरी टीम और मेरे कॉलर्स को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हलीमा के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आमीन, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए हलीमा को। आमीन आमीन। और आपको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो डिग्री की। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, देख सका था ना, हमारी लाइफ नहीं थी। मेरी मैंने यूट्यूब पे देखा था। मेरी वालिदा ने यकीन माने मुझसे पूछा भी है, एक एक का पूछती है कि उन्होंने मुबारक थी, तुम्हें ज़्यादा आंटी ने मुबारक नहीं दी ना? मैंने कहा उनकी कॉल नहीं आई, तो मेरे ख्याल में वो करेंगी तो ज़रूर करेंगी, मुझे पक्का पता था, आपको याद रहेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारियों मैं तो कब से कॉल मिला रही थी, आपकी तो ऐसी पक्की नजर लगी है, मेरी पहली कॉल नहीं मिल रही थी ना। ये सैड हो गया, ये सैड हो गया। गेस्ट को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ और हार्ट पेशेंट हूँ। तो आपके सारे जो जितने भी सवाल थे उनमें मुझे मेरा जवाब मिल गया, क्योंकि मैं अपनी डाइट अच्छी रखूंगी
और अपनी फिटनेस को अच्छा रखूंगी तो तब जाके मेरी जो है ना शुगर कंट्रोल होगी। जी, तो इंशाल्लाह। मैं 2 साल हो गए मुझे स्टंट 2 डले हैं, तो मेरा भी वेट जो है ना वो कम होता जा रहा है। शुगर भी असल में मुझे 17 साल से शुगर है, तो शुगर मेरी 400 450 तक जाती है। तो कंट्रोल अगर ना हो तो अव्वल तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, पहले मैं इंसुलिन पे आ गई थी, फिर मैंने वो छोड़ दी है। उससे एक तो मेरा वेट बहुत बढ़ने लग गया था, मेरा पेट बढ़ गया था, वो मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं जो है ना शुगर की खा रही हूँ Diampa M 50/1000 वाली, और उसके साथ लेती हूँ रेविस्टा लेती हूँ, और एप्लीरॉन रहती हूँ 25 mg वाली, और बीपी की गोली नेवी बॉल है एक, मेरे ख्याल में बीपी की वो आ जाती है ना, लो प्लेट आ जाती है इसमें, वो खा रही हूँ। तो उससे अल्लाह का शुक्र है मुझे लो प्लेट से तो मेरे ख्याल में ना। खून पतला होता है ना, जी if I'm जी, not wrong। खून पतला करने में। और लोप्रीन भी ले रही हूँ, लोप्रीन भी ले रही हूँ साथ। अच्छा, तो इससे ये कि मुझे बहुत फर्क में बहुत अच्छी सेहत मेरी हो गई है। आज की माशाल्लाह। से ये जो मुझे बैक पेन होता है ना चेस्ट के पीछे से, वहाँ से मुझे पेन निकला, और उससे मेरी एक अजीब सी आवाज निकलती है, ओई वाली आवाज निकलती है। ये मुझे मोस्टली हो जाता है। कौन सी वाली आवाज कभी-कभी। निकलती है? ऐसे ओई की आवाज आती है ना कि भाई मुझे दर्द निकला पीछे से, मसल पेन। वो मैं अच्छा। कहती हूँ ये क्या वजह है। मेरे ख्याल अंदर से आवाज आती है ओए, तो मेरे ख्याल कोई और आवाज होगी, आप चेक कराएं। ख्याल रखिए अपना, बहुत सलामत रहे। हमारे साथ है अनम जी। अनम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम हमारे भाई, कैसे हैं आप? प्रिटी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मेरी ना असल में केबल नहीं है, तो मुझे पता चला कि आज हलीमा भी नहीं है शो पे। हाँ यही बात है जी, आज हलीमा नहीं है। हलीमा इंशाल्लाह कल मेरे साथ मौजूद होंगी। आज वो क्यों नहीं है, खैरियत है? उनका दांत का ऑपरेशन था, तो वो इंशाल्लाह ताला, उनकी स्वेलिंग थी आज कुछ, तो कल इंशाल्लाह शिल भी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन, और सुभान। आज मेरी बेटी घर पे है, जन्नत। मैंने आपसे कहा था ना, जिस दिन उसका स्कूल से ऑफ होगा मैं आपसे बात करूंगी। प्लीज जरूर जरूर, आई वुड लव टू टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज आपकी छुट्टी है या छुट्टी की है? छुट्टी की है, क्यों छुट्टी क्यों की है आपने? बारिश की वजह से। बारिश हो रही है। कौन से इलाके में रहते हो आप? लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में? कश्मीर में। कश्मीर में बारिश हो रही है, हमारे दिल में बारिश हो रही है भाई। कश्मीर में तो बड़ी खूबसूरत लग रही होगी बारिश अभी। आपको इस्लामाबाद आई हो आप कभी? जी, आपको इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा लगता है, कश्मीर ज़्यादा अच्छा लगता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर भी किसी से कम नहीं है। वैसे कश्मीर में भी इस्लामाबाद है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? मकबूजा हाँ, वो कश्मीर तो है ना? अच्छे लगते हैं। मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर में इस्लामाबाद है। अच्छा ठीक है। आपने क्या कहा? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये कह रही हैं आप? और आप मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप तो मेरी जान की टोटी हैं भाई, मुझे पता है। आप हंस रही है ना? हंस रही होंगी अभी आप। थैंक यू। आई लव यू मेरी जान, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। हमारे साथ उर्वा है। उर्वा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। उर्वा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है उर्वा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगी? मैं कहूँगी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आप लोग बहुत अच्छे पहले- लगते हैं। मुझे ना पहले मैं ना देखती थी ना निदा यासिर का शो, तो वो कुछ बोरिंग सा था, लेकिन जब से आपका शो आया है ना, मतलब कि बहुत मजे का, मतलब इंफॉर्मेटिव भी और हमारे बहुत लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत और मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है। Thank बहुत you अच्छा so लगता है। much. आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, वो अच्छे लगते हैं, और हलीमा आप भी बहुत थैंक यू ज़्यादा सो अच्छी वेरी लगती मच। हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों की वजह से तो हम मैं यहाँ ना- टिके हुए। पूछे कुछ। अच्छा, मैं ना कॉलेज गोइंग हूँ, और ठीक है, मैं ना क्योंकि सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, लेकिन आप नहीं होते। बट आज मैंने छुट्टी की है बाकायदा फोन करने के लिए, बट हलीमा आप ही नहीं आई, तो फिर Oh नेक्स्ट टाइम मैं छुट्टी करके ना फिर God. बात करूँगी। जरूर इंशाल्लाह ताला। वैसे आप कॉलेज से भी कॉल कर सकती है हमें, खैर है कुछ नहीं होता, वहीं से थोड़ी सी साइड पे लेके कॉलेज में अलाउड है फोन? नहीं, हमारे नहीं अलाउ ना, इसी वजह से। ओ अच्छा अच्छा, चले ये कि फिर किसी दिन आपको छुट्टी करनी पड़ जाएगी। मेरे ख्याल में कश्मीर डे पे हम लोग यहाँ पर होंगे। इम्तियाज, कश्मीर डे का शो होगा इंशाल्लाह ना 5th को, तो वो आपको छुट्टी होगी तो आप उस दिन कॉल कर लीजिएगा। देखो ठीक है?
चले ठीक Done. है। मुझे वैसे सवाल नहीं करना था, बस आपसे बात करनी थी। बहुत कोई मसला नहीं है, ख्याल रखिए अपना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसे प्यारे कॉलर हमारे साथ आते हैं। जी नसरीन जी हैं। नसरीन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमायूं? बिल्कुल ठीक नसरीन जी, ठीक हो? बिल्कुल ठीक डॉक्टर ठाक, साहब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हलीमा आज नहीं है, हलीमा इंशाल्लाह कल होंगी। हाँ हाँ, जी। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब से बात करा दें। जी नसरीन जी, वो सुन रहे हैं मैं आपको, सुन रहा हूँ, बात पूछे। करें, प्लीज़। सलाम अलैकुम, जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मेरी भतीजी है, वो उम्र तो उसकी ज्यादा नहीं है, 35 में 30 में ना। जी जी क्या है, इसको मोटी बहुत हो गई है, उसकी बच्ची पैदा हुई, उसके बाद से मोटापा और शुगर उसको अभी हाल ही में हुई है, जी जी 1.5 साल पहले। ठीक है। और सब उसको रोकते थे, मगर अभी इतनी है, कहती मैं क्या खाऊं, हवा खाऊं। फिर वो खा लेती है परहेज, और उसका ना हार्ट पे ट्रबल कर रहा है, तो अभी इसका टेस्ट भी है। हालांकि बाहर मुल्क में है वो, अमेरिका में है। अच्छा, हाँ, और इलाज हो रहा है हर डॉक्टर। तो नसीब जी उस वैसे खाना छोड़ना तो मेरा नहीं ख्याल, डॉक्टर साहब भी सही बताए, खाना छोड़ना तो कोई भी हल नहीं है। यकीनन कोई और हल होगा। खाना छोड़ना तो बिल्कुल ना मना करे खाना खाने से, लेकिन बुरा खाना खाने से यकीनन ज़रूर मना करे। बुरा खाना जो है वो अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया नसीम जी कॉल करने के लिए। सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहे। नसीम जी के सवाल से आते हैं कि आपको क्या लगता है कि खाना छोड़ना ठीक है, कुछ और भी हो देखें, खाना छोड़ना तो ठीक नहीं है, लेकिन खाना क्योंकि आपको खुराक भी ज़रूरी है, आपको एनर्जी भी चाहिए, तो उसके लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, वो हम अब चूँकि बात करते हैं रमज़ान शरीफ की, तो अभी हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ये बातें बताई कि आप रमज़ान के रोज़े रखवाए और अब सहाबा को भी रखवाए। तो हम रमज़ान के लिए रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ों की तैयारी शुरू कर दें। स्पेशली जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से मिलें और उसके अपने बारे में पता करें कि भाई आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी नई रिसर्च ये हो गई है कि अभी तकरीबन 60 to 70% लोग जो बीमार हैं और मतलब जो रोज़े क्या नाम है शुगर के मरीज़ भी हैं वो रोज़े रख सकते हैं। आज से 15 साल पहले कहते थे कि सिर्फ 30% लोग रख सकते हैं और ये 60 और 70% लोग नहीं रख सकते जो शुगर के मरीज़ हैं। लेकिन रिसर्च अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने की है, उसके ऊपर अब ये कंसेंसस हो गया है कि मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डॉक्टर्स, बल्कि जो हमारा इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है उसके अंदर एक पूरा अलग से एक हमारा गाइडलाइंस बन गई हैं, रिसर्च हुई है, रिसर्च हुई है कि ये लोग रोज़े रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हम रमज़ान से पहले उसकी तैयारी करें। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को फरमाया करते थे कि आप रमज़ान से पहले शबान में ही रोज़ों की तैयारी शुरू कर दें, तो रोज़े रखते थे वहाँ पे उस पर, तो वो तैयारी हम पहले से करें। तो उससे पहले अपने डॉक्टर से मिल लें, रमज़ान शुरू होने से पहले 1 महीना अपनी डाइट को एडजस्ट करवा लें, अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करें कि रमज़ान में हम चूँकि जिन लोगों को इंसुलिन होता है उनको हम ज़रा इंसुलिन की चेंज करते हैं, सुबह की डोज शाम कर देते हैं और शाम की सुबह करके उसको रिड्यूस कर लेते हैं ताकि दिन को उनको शुगर लो ना हो। और इसी तरह से दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम उनकी सुबह वाली डोज़ को शाम को कर लेते हैं और जो कुछ ऐसी हैं जिनको तो हम कंटिन्यू रखते हैं जो नुकसान नहीं करती। तो ये चीज़ें हम रमज़ान से पहले डॉक्टर से मिल लें ताकि वो आपको गाइड कर लें, आपके रमज़ान में अच्छा रमज़ान गुजरे, आपको शुगर की वजह से नुकसान ना हो। और नुकसान होते हैं लो शुगर होना या हाई होना, तो दोनों चीज़ें हम पहले डॉक्टर से मिल लेंगे ताकि हम उससे गाइडलाइन ले लें। तो ये और दूसरी बात ये कह रहा था मैं कि अभी एक नई हमारी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, एक नेशनल डायबिटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो थे वो आए थे, जर्मनी के हैं डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज। उन्होंने कहा कि हमने वो चीज़ें देखी कि जिगर के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, फैटी लिवर कहते हैं उसको, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है और लोगों की डायबिटीज़ ठीक नहीं होती और वो लिवर का प्रॉब्लम होता है। तो हमने कहते हैं कि ये रिसर्च हमने की है कि अगर हम रोज़ा रखवाएं इंसान को तो फैटी लिवर का मसला हल हो जाता है और फिर उससे डायबिटिक जो इश्यूज होंगे वो नहीं होंगे, रेजिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक हो गया। कशफ राना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर कशफ, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी, सुबह खैर आपको भी बहुत बहुत। और हाँ, हलीमा हमारी कहाँ गई? आज बीमार हो गई बेचारी। हाँ, इंशाल्लाह शी विल बी हियर बाय टुमारो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सुबह आ जाएंगी ना इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। और हुमायूं इतनी तारीफें समेट के फूल के कुप्पा ना बन जाएगी
नहीं, ये तारीफों से हर तरफ से आ रही हैं आपको। बेशक ये बात बहुत दुरुस्त है। मैं बल्कि आज फरहाद भाई से बात करने लगा तो बात ऑन एयर हो गए हम लोग। मैं उनसे कह रहा था कि मेरे बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ी, खबरें पढ़ी, प्रोग्राम किए, लेकिन ये मॉर्निंग शो से जो मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं, मैं मैराथन में गया तो वहाँ पे जब लोग पहचानने लगे और रोका और उन्होंने कहा मुझे कि आपका शो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। मैंने कहा यार चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और हमारे बच्चे भी इतने इम्यून हो गए हैं आपके, तो अब आप इस तरह से हमारी जिंदगी में असरअंदाज हो गई दोनों जोड़ी आपकी। शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मौसम बेहतर हो गया, हमें भी बुलवा लीजिए प्लीज अपने शो में। यार आ जाए ना इस्लामाबाद। एक बात बताओ, ये सबसे बेहतरीन मौसम है इस्लामाबाद आने का, इतना हसीन है। आप आएगी ये मेरी गारंटी है, आपको शो पे तो जरूर बुलाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब से भी मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे मैके में तकरीबन सबको शुगर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद बीमारी है जो मुझे नहीं है। मैं बात गई हूँ क्योंकि मेरी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है, तो सबकी फैमिलीज में हुई है, तो शुगर बहुत ज्यादा सरायत कर चुकी है मेरे मैके में। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो इंसुलिन लगाती हैं, तो वो पेट पे उनके लगती है तो पेट उनका स्वेल हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंसुलिन बेहतर है या फिर टैबलेट बेहतर है, क्योंकि सुना ये है कि इंसुलिन जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद टैबलेट असर नहीं करती। क्या ये मिथ है या वाकई है? और दूसरा ये कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके जख्म अगर कोई लग जाए, कट वगैरह लग जाए, तो उसको जल्दी आराम नहीं आता। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरे वाला तो मैंने पूछना भी था, पर पहले वाला जो आपने पूछा है टैबलेट और इंसुलिन में से जो इंजेक्ट करते हैं, दोनों में से ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया कश्यप, सलामत रहे, बच्चों को बहुत प्यार दीजिएगा हमारा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन दोनों सवाल के जवाब लेंगे। शायद आपके घर में भी खुदा ना खास्ता कोई है जैसे डायबिटीज़ है, हम ये पूछेंगे क्या इंसुलिन इंजेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है या कि टैबलेट्स लेना ज़्यादा बेहतर है? दोनों में से कौन सी चीज़ है जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है या ज़्यादा उससे ऐसी अलामत नहीं आएंगे जिससे आपको तकलीफ हो? पूछेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी जल्दी आप मुझे ले आए, इतना आप लोगों को मेरा इंतजार होता है इम्तियाज़ कि आप फ़ौरन मुझे ट्रक करके ले आते। तो हमारे साथ जी डॉक्टर साहब मौजूद है। कश्यप का अगर सवाल बहुत बेहतरीन था, क्या इंसुलिन से ज़्यादा तकलीफ दे होती है या टैबलेट से जल्दी ठीक हो जाता है, कि क्या मिथ है, इसके बारे में क्या साइंस? देखें, इसके लिए है कि डायबिटीज़ की हर बंदे की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि टाइप डिफरेंट है। जी, टाइप एक तो टाइप डिफरेंट है, दूसरा उसके जो कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह हम बात की थी कि वज़न अगर किसी का ज़्यादा है तो हम उसमें इंसुलिन कोशिश करते हैं ना लगाएं, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी उसके बॉडी में तो होगी, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से वो इंसुलिन इफेक्ट नहीं हो रही, मतलब उसका रेजिस्टेंट है, असर इतना नहीं होएगा। हाँ, उसको अगर इंसुलिन ज़्यादा देंगे तो शायद उसको बेनिफिट नहीं होगा। वहाँ पे हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि उसकी इंसुलिन बॉडी के अंदर है, जिसको हम इस्तेमाल को बेहतर कर सकें, कहते हैं हम इंसुलिन सेंसिटाइजर। मैं यही पे रुकूंगा आपको। अगर वो जो बंदा जिसकी सेहत जो मतलब थोड़ा तंदुरुस्त ज़्यादा है, तो उसको चाहिए कि अपना वेट जो है वो कम कर ले ताकि उसे इंसुलिन इंजेक्ट हो के वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, जो अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो वो अपना वेट कम करेगी तो उसकी शुगर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओह, और वेट कम करने के लिए आप बार बार एक लफ्ज़ कह रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपने कहा कि दूसरी एक और उनकी बात थी कि ये मिथ है कि इंसुलिन लगाने के बाद दवाइयाँ असर नहीं करती। ये बिल्कुल वाकई मिथ है, ये मतलब गलत बात है, ये है गलत बात है, ऐसी कोई ऐसी नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ हम टेम्प्रेरी तौर पे लोगों को इंसुलिन लगाते हैं। फ़र्ज़ किया हमने किसी का ऑपरेशन कराना है, इमरजेंसी में हम शुगर कंट्रोल करनी है, उसको इंसुलिन लगाते हैं फॉर टाइम बिंग, और फिर हम उसको हटा देते हैं और उसके दोबारा से टैबलेट्स पे कर लेते हैं कि उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली एक मिथ है कि एक दफ़ा इंसुलिन शुरू हो जाए तो टैबलेट्स नहीं डॉक्टर होती। मोहम्मद इकबाल, अगर चले ये तो बात होगी कि ये बिल्कुल मिथ है कि इंसुलिन अगर आप इंजेक्ट करें तो टैबलेट्स असर उस पर करना बंद हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप इंसुलिन लगाना छोड़ दें और फिर उसके बाद फ़ौरन आप दवाइयों पर आ जाए तो दवाइयाँ भी उसी तरह असर करेंगी, आपका ये भी कहना है? वही डिपेंड करता है उस पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर तो उसमें इंसुलिन की शदीद डेफिशिएंसी है, मतलब सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो उसको तो डेफिनेटली इंसुलिन ही चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर उसको उसका लबलबा इतना काम करता है कि दवाइयों से काम करेगा तो वो अच्छा, एक्सट्रीम
पॉइंट पे आप इंसुलिन की वो लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने देखी है, हमेशा आप फुट केयर के लिए भी हवाले से करते हो, तो उस तरफ आ जाऊँगा। जी जी। कट लग जाए, सबसे पहले वहाँ से शुरू कर दें। कुछ भी हो तो खून बंद नहीं होता, खून रवानगी रहती है, उससे बड़ा इशू होता है। और दूसरा ये कि कभी कभी आपके लोगों की शुगर की वजह से टांग, आप कहते हो सुना जाता है, कट जाती है, पैर जो है वो काटने पड़ जाते हैं। ये क्या साइंस है, इसके पीछे क्या है? देखिए, इसमें ये होता है कि शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से हमारे जिस्म में कुछ नुकसानात होते हैं। अच्छा, ठीक है। छोटी हमारी खून की जो शरेयानें होती हैं, उन पे जब शुगर का असर होता है तो वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, और जो बिल्कुल जो नसें होती हैं ना, इनको नर्व्स कहते हैं हम, जो सेंसेशन लेके जाती हैं, तो वो सेंसेशन लॉस होती है, जिसकी वजह से पाँव सुन्न हो जाते हैं लोगों के, उनको पता नहीं चलता। अच्छा। तो जब उनके ज़ख्म होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, वो कई दफ़ा ज़ख्म इतने हो जाते हैं कि वो पूरे पाँव को इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें एम्पुटेशन के बाद काटने की तरफ जाना पड़ता है। एक तो ये है, और एक ये है कि ये एक और होता है, जो बड़ी खून की नालियाँ हैं, बड़ी जो शरेयानें हैं, उनमें इफेक्ट होता है, वो नैरो होती हैं, तंग होती हैं, खून की गर्दिश कम होती है, तो लोगों के खून की गर्दिश कम हो जाती है टांगों में, तो उनके ब्लैक हो जाते हैं। आप देखोगे उंगलियां हैं या पाँव हैं, वो ब्लैक होते हैं। तो उसमें सूरत में हम अभी तो ये हो गया है कि हम पहले ट्राई करते हैं कि उन शरेयानों को खोलें, कार्डियोलॉजिस्ट से हम ले लेते हैं ओपिनियन, और उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं, उनको पहले खोल के स्टंटिंग करते हैं, खून बहाल हो जाए तो फिर हम उस जो डेड टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं, ताकि बाकी पाँव ज़ाया ना हो। अगर हम उस तरह ना करें तो वो हमें नहीं पता होता कहाँ तक एक्सटेंड है, और वो होते होते पूरी की पूरी टांग भी कटनी पड़ सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, जिनको हम इसलिए बार बार कहते हैं कि शुगर को अच्छा कंट्रोल करो, ताकि इन चीज़ों से आप बचे रहें। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा था, वो रह गया था वहाँ पे सवाल अलामात का। मैंने आपसे हाँ, मैं भी उस पर आना चाह रहा था, क्योंकि एक टॉपिक रह गया था। हाँ। हमने एक बात की थी कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, उसमें बाद दफ़ा शुरू में हमें अलामात का नहीं पता चलता, कुछ लेट पता चलता है। कुछ लोग तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि किसी के पाँव में जलन हो रही है, किसी को कहीं दर्द हो रहा है, तो वो वैसे ही डॉक्टर शुगर चेक कराते हैं, शुगर उसकी पॉजिटिव आती है। और कई दफ़ा ऐसे लोग आते हैं कि जिनको कोई हार्ट का इशू हो गया, उसमें देखा कि उनको तो शुगर थी, किसी और वजह से शुगर चेक की, तो यानी कोई इस तरह की अलामात नहीं है। लेकिन अगर हम अलामात की तरफ जाएँ, जो कि ड्रास्टिक शुगर जब ज़्यादा होती है उसमें हो, तो उसमें तो वही बात है कि पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, कमज़ोरी आ जाना, ठीक है। और ये टाइप 1 जो है, दूसरी इंसुलिन की शुगर की बीमारी, जिसमें टाइप 1 में लबलबा काम नहीं करता, उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, तो ऐसे लोगों में थोड़े टाइम के अंदर ही ये सारी अलामत आती हैं। वेट अगर सिर्फ एक अलामत है, वो है कि यूरिन आपको ज़्यादा आ रहा है, बार बार पेशाब आपको बार बार आ रहा है, इससे यूटीआई भी तो उसका भी एक हो सकता है। लेकिन इनमें क्या फ़र्क पता कैसे चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि आप यूटीआई के पेशेंट हैं? मैं कॉलर लेता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा, आपने होल्ड योर थॉट्स है। एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एहसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपका। आपसे एक फरमाइश है मायूं भाई, कभी अच्छा सा शलवार कमीज, शेरवानी और वेस्ट कोट पहन के आइएगा, आप अच्छे लगेंगे। मैं जुमे को पहनता हूँ, जुमे को पहनता हूँ। अच्छा, मैं देखूंगा, मैंने देखा है इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि डॉक्टर साहब, आजकल मैं देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग या कॉलेजेस के बच्चों में भी शुगर के जो हैं वो रुझानात हैं, और शुगर उनको भी हो रही है। और अब उनको हम किस तरह परहेज कराएंगे? बच्चे तो आदि हैं, फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं और इतना ये रुक भी नहीं सकते। तो ये जो बच्चों में, नौजवानों में खासतौर पे शुगर का आना शुरू हो गया है और उनकी शुगर बढ़ रही है, उनको बचाने के लिए, आइंदा जिंदगी अच्छे करने के लिए उनको किस तरह परहेज, एहतियात या उनकी ग़िज़ा, उस बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? थैंक यू। बहुत शुक्रिया एहसन भाई कॉल करने के लिए, ख्याल रखिए अपना। वही जो आप जहाँ पे होल्ड योर थॉट पे कहा था, तो अगर वो भी आ रहा है तो यूटीआई भी तो हो सकता है। कभी कभी पेशाब का इन्फेक्शन होता है, तो पिछले भी आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है। देखिए, पेशाब के इन्फेक्शन में ज़्यादातर लोगों के बाकी अलामात भी, जिस तरह बॉडी पेन है, फीवर है, वो है, ये अलामात की बात करते हैं। लेकिन यह है कि ऐसी सूरत में जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप पेशाब ज़रूर चेक कराएं, ठीक है। शुगर को भी एहतियातन चेक कर लें, तो अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल वो ट्रीट करेंगे तो ठीक है। एहसन भाई के सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो एहसन भाई की ये बात उन्होंने की है, और ये वाकई हमारा बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, ये हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसमें हम बात वही करेंगे जो शुरू में मैंने बात की थी, कि बच्चों को हम फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उनको गेम्स में इन्वॉल्व करें, वो वाली गेम्स जो कि बच्चे एक्टिवली करते हैं। ये नहीं है कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेम, ये गेम्स नहीं, ठीक है। और दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमने शुरू किया बच्चों को, इसको कम अज़ कम मिनिमाइज़ कर लें, बल्कि कोशिश करें कि ना, खत्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है जो कि अहम है, जिसको आपने आज एम्फसाइज कर रहा है, सफ़ेद चीनी।
क्या सफ़ेद चीनी को कम कर देना काफ़ी है या ख़त्म कर देना ही अब इसका वाहिद हल है? सफ़ेद चीनी को अब ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत अर्सा पहले मैं सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं मैंने सफ़ेद चीनी को चखा भी नहीं है किसी भी फॉर्म में, और मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपका क्या ख्याल है, क्या सफ़ेद चीनी को ख़त्म कर दिया जाए ज़िंदगी से? डेफिनेटली मेरा ख्याल में एक अच्छा स्टेप होगा। आप इसी तरह अभी हमारी जो कंपेन लास्ट ईयर बजट से पहले हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी कंपेन की कि जितनी शुगरी ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर आप टैक्स बढ़ा दें ताकि लोगों की रीच से ज़रा बाहर हो जाए। तो थोड़ी कामयाबी तो उनको ही, लेकिन डेफिनेटली हुकूमत के अपने मसाइल होते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन इसी पे हम बात में आगे बढ़ाऊंगा कि अगर हम चीनी को बिल्कुल अपनी इसमें डाइट से कम करें तो बाकी नेचुरल जो चीनी है उसको हम यूज़ कर लें। मतलब नेचुरल से मुराद ये है कि जितने हमारे खाने हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के अंदर चीनी है, नेचुरल है, इसको हम अपनी डाइट का चीनी की जगह गुड़ को इस्तेमाल किया जा शक्कर को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है कि हम उसके मुतबादल में इसको यूज़ करें, लेकिन कुछ थॉट्स हैं कि दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस डेंजरस। अच्छा, जो लोग आवाज़ लगाते हैं वो कहते हैं नहीं जी मुझे वाइट शुगर नहीं चाहिए, आप ब्राउन शुगर लेकर आ जाए मेरे लिए, मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करूंगा। तो क्या ब्राउन शुगर से कोई फ़ायदा होता है? मेरे ख्याल में फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन शायद नुकसान कंपैरेटिवली कम होगा। ये होगा। अच्छा, आप क्योंकि जो लोग अब शुगर नहीं भी यूज़ करते, दे यूज़ दैट, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गया, स्वीटनर। तो क्या स्वीटनर भी ठीक है? उसकी साइंटिफिक कोई रिसर्च है उसके बारे में? उस पर रिसर्च बड़ी हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हैं। देखें, स्वीटनर्स का इस्तेमाल भी एक ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना तो बिल्कुल सही नहीं है। पहले तो हम बड़ी स्टडीज़ थी कि ये लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर दिमाग के अंदर जो मेमोरी है उसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन अभी एक और रिसर्च मैंने अभी लास्ट जो बताया कॉन्फ्रेंस में हमने सुनी कि कंटिन्यूस इसके इस्तेमाल के अंदर से आपके गट के अंदर एक ख़ास जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोटा कहते हैं उनको, उनमें चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो लिवर में जाके आपको नुकसान करना शुरू करते हैं। तो ये एक नया इशू है जो कि आपको स्वीटनर का भी इस्तेमाल ना करें। आप चीज़ें देखें, नेचुरल के अंदर चीज़ तरफ आएंगे तो चीज़ें ये सारी आपको इनसे दूर होते जाएंगे खुद ही। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे मिथ्स को आज तोड़ा और यकीनन आपने हर किसी को तसल्ली बख्श जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको सलामत रखे। आपको इंशाल्लाह फिर दावत देंगे और आपसे और मजीद बात पूछेंगे। एक और सवाल मेरा रह गया तो वो इंशाल्लाह अगली बार पूछूंगा, वो है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का। कहते जी ये शुगर फ्री, उसके वाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। में किसी चीज़ को देख रहा था, मेरे इसमें लिखा हुआ क्या है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जी हाँ, ये आप मेडल देख सकते हैं, आप इसको जूम करें फरहाद भाई जल्दी से, फौरन से पहले इसको आपको इतनी जल्दी मैंने पहले बना के दिया था, जूम करें इसको आप। जी ये जी है, अगर आप उसको देखें ये क्या चीज़ है, ये है जी इस्लामाबाद मैराथन जो हुआ है कल ये खाली इस्लामाबाद में नहीं हुआ बल्कि कराची में भी मैराथन हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद वाले मैराथन के बारे में आपको बताऊं, यस दिस इज़ अ पार्टिसिपेशन मेडल विच आई गॉट। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि ये है रन विद अस। कासिम नाज इसको लीड कर रहे थे और हाशिम जो कि इसके फाउंडर है इस्लामाबाद मैराथन के। और कल ये हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया कि मैंने जो है 5 किलोमीटर जो है वो रेस में हिस्सा लिया, मैंने रन में हिस्सा लिया। मेरे को 10 बताया था क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा एफिशिएंसी हो जाएगी, पर 5 किलोमीटर पे ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊँ कि कोई तकरीबन 10 सेकंड 20 सेकंड में रुका होऊंगा, मैं स्लो हुआ हूँगा। साथ में अगर आप लूप भी चला दें और आप को दिखाएं कि वो कैसा था इस्लामाबाद मैराथन जो कल हुआ, हमने आपसे कहा था कि हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, कासिम नाखुल भी थे और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एहसन बख्तावरी भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उसकी ओपनिंग की। और वो भी भागे कल। और आप ये भी देख सकते हैं साइड पे, जी विंडो इन है, आप साइड पे देख सकते हैं कि कैसे उसकी एहसन बख्तावरी जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की यानी कि स्टार्टिंग की। और फिर उसके बाद रेस शुरू हुई। पहले फुल मैराथन शुरू हुआ जो कि 42.1 किलोमीटर है शायद, और 41.2 किलोमीटर है। और फिर जो दूसरी है जो हाफ मैराथन है वो 21.1 किलोमीटर थी। और वो जो है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तय की। जो विनर है, आपने शायद मैंने वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे, जो विनर है उसके लिए तालियां बजी और उन्होंने बड़े
बेहतरीन तरीके से जो है वो रेस पूरी की। मैंने भी इसमें हिस्सा लिया और ये बताने का मकसद ये था कि ऐसी एक्टिविटीज़ में आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे जो खाने पीने के इवेंट्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट पे भी आपको आना चाहिए और बहुत सारे लोग थे भी। इट वाज अ ह्यूज क्राउड जिसको मैंने देखा और हर जनवरी के लास्ट संडे पे होता है। एंड मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए इस्लामाबाद रन विद अस को। बेहतरीन तरीके से इसको अरेंज किया हुआ था। वहाँ पे बनानाज भी थे, हर स्टेशन थे रास्ते में, और उसमें पानी भी था और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने फिर पार्टिसिपेशन के मेडल्स भी दिए। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद रन विद अस टीम। वेरी गुड, कुडोज टू यू कासिम। और मेरा ख्याल है ऐसे इवेंट्स जो है वो होने चाहिए और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे डोपामिन रश मिला और मैंने अब ये सोचा है कि इंशाल्लाह ताला इसके बाद में ये रनिंग अपनी जो है वो जारी रखूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब आप देख सकते हैं कि अब आप ज़रा कैमरा थोड़ा सा खोल दें और दिखा दें कि मैं किन चीज़ों के में बैठा हुआ हूँ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी हैं, यहाँ पर है नेल थ्रेड नेल आर्ट। मैंने तो उल्टा कर दिया, सही कहा है मैंने, थ्रेड नेल आर्ट है, ठीक है जी। थ्रेड नेल आर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आयशा इश्तियाक से। आयशा इश्तियाक वो हैं जो कि हैंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आयशा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेरी वेलकम। बट आप मुझे ये बताएं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं 7 o'clock उठती हूँ बिकॉज मैंने ऑफिस जाना होता है। अच्छा, आप इतनी छोटी सी अभी आप ऑफिस जाती हैं? मुझे तो लगा आप स्कूल जाती होंगी। आप बड़ी है? आई एम 23। अच्छा यार, वैसे आपने अपनी एज बता दी है, बड़ी बात है। बट लोग लड़कियाँ एज नहीं बताती। वैसे हमने नहीं पूछा था इतना पर्सनल सवाल। रात को सोती कितने बजे आप? 1-2 बजे। यार ये तो बड़ा लेट है वैसे, बट चलिए ये आपकी अपना पर्सनल इशू है जो आप खुद रिजॉल्व करें। आप मुझे बताइए शुरुआत कहाँ से हुई कहानी की? हर किसी आर्टिस्ट से मेरे ख्याल में ये अगर ना पूछा जाए तो ये बड़ा बुरा होगा। आपने कहाँ से शुरुआत की? स्टार्टिंग एक्चुअली बचपन से मुझे शौक है आर्ट का, और अभी ऑनलाइन करियर मैंने व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर लाइक 2018 तब मैंने स्टार्ट की, और स्टार्ट मैंने नेल थ्रेड आर्ट से किया था अपना। अच्छा। तो नेल थ्रेड जब नहीं मतलब ये अचानक से कहाँ से जहन में आया कि नेल थ्रेड भी कोई चीज़ होती है? मुझे तो पता ही था, मुझे तो आज पता चला। आपको कैसे पता चला? मैं अपने सारे आइडियाज़ पिंटरेस्ट से लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग के दौरान ही मुझे एक ऐसा पीस नज़र आया। तो स्टार्ट मैंने जब किया था तो वो वुड भी यूज़ नहीं होती नेल थ्रेड में, और वो वाले नेल्स भी यूज़ नहीं होते थे। बट कुछ टाइम तक तो मैंने उस पर काम किया, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सर्च किया कि कौन सी वुड होनी चाहिए, कौन से नेल्स होने चाहिए। ठीक है। और अब जाके थोड़ी एक्सपर्टीज़ आ गई। कितना टाइम हो गया? लाइक 4 years ऑलमोस्ट। 4 साल हो गए आपको ये करते हुए, माशाल्लाह, दैट इज़ अमेजिंग। आप सेल भी करती हैं या अभी सिर्फ शौक की हद तक है, अपने लिए बनाती हैं? सेल होते हैं। सेल भी होता है। तो आपको उतनी कीमत मिल जाती है जितना आपने सोच के रखा होता है? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी चाहने वाले लोग हैं ऐसे आर्ट को। आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है, आपकी चाय भी पड़ी हुई है, बाय द वे आप चाय भी एंजॉय कर सकती हो। मेरे केक रस भी पड़े हुए हैं, आज मैं आपको दिखाऊं। मैंने अपने केक रस जो है ना, आप केक रस खाएंगी वैसे? नहीं थैंक आपको पसंद है कि नहीं पसंद? पसंद है पर अभी नहीं। अभी नहीं खाएंगे? अच्छा, केक रस मुझे जी बड़े पसंद है और मैं दीवाना हूँ केक रसों का। तो मैंने अभी चाय में डबो के थोड़े से केक रस भी खाने। और इम्तियाज़ एक रखा हुआ है तुम्हारे लिए मनहूस, ये पड़ा हुआ है तुम्हारा, खुदा का वास्ता है, पागल हो जाते हो तुम। अच्छा, आपने जो राइट हैंड साइड पे आपका पड़ा हुआ वो आप जरा दिखाएंगे। नोयान है जनाब, जिनको आप बड़ा पसंद करते होंगे। अगर आप उठा के अपनी गोद में रख सकती हैं इसको और आप दिखा दें कि ये नोयान साहब है। अगर आप इनका जूम बनाएं जी, नोयान है उर्तुरुल के दुश्मन, उर्तुरुल के, और उर्तुरुल के साथ बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे सामने आपने दिखाना। हाँ, आपने अब गोद में रखे ऐसे। हाँ, ये देखिए जी, ये है जनाब नोयान। नोयान का पूरा नाम कुछ और था, नोयान पता नहीं समथिंग, क्या नाम था नोयान का पूरा, कुछ याद है? नोयान ही था, बस नोयान ही था। और ये देखिए कि, और यहाँ पे नोयान मंगी नहीं, नोयान बहुत प्यारा है, खुदा का वास्ता, मुझे बड़ा पसंद है, उसको मंगी ना करो। तो नोयान जो है वो उर्तुरुल का दुश्मन था और ये बड़ा मशहूर हुआ था किरदार, अगर आपने उर्तुरुल देखा हो। और ये नेल आर्ट है, इसको बनाया कैसे, जरा इसकी कहानी तो सुनाए। आपने उर्तुरुल क्यों नहीं बनाया, पहले तो ये बताएं। ये मैंने अपने कज़न की डिमांड पे बनाया था। अच्छा। क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ नोयान। अच्छा। क्योंकि वो लाइक उसको ये था कि इससे बड़ा एनिमी या जितनी इसमें पावर है, इस टाइप का बंदा उसने आज तक नहीं देखा। हाँ, वैसे विलन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कोई नहीं आया। हाँ। और बड़ी पावर भी इसमें थी। तो ये आपने उसको गिफ्ट कर दिया अपने कज़न को? बिल्कुल।
अच्छा, ये तो फिर आप इसमें काफ़ी आर्ट्स ऐसी हैं जो उसी की हैं, जैसे ये गिटार उसके लिए था। यानी नोयॉन कौन सा उसका। कजन है जिससे आपको इतनी मोहब्बत है, आप उसको हर चीज़ दे देती है? काश मैं आपका कजन होता। वो जैसे आमिर लियाकत की शो पे कहा था ना किसी ने, काश आप मेरे वो होते। इसी तरह काश मैं आपका कजन होता तो मैं भी कोई चीज़ आप मुझे मेरे लिए बना देती। यार ये दुख की बात है, इसके लिए आपका कजन होना पड़ेगा हमें। नहीं वैसे भी मिल जाएगा। वैसे मिल जाएगा, चलो ये भी दैट इज़ नाइस। आपके पास बहुत खूबसूरत यकीनन एक चीज़ पड़ी है जो कि जिससे सबकी नज़र उसी पर है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बताएं ये किस तरह बनाया है और इसके पीछे क्या स्टोरी है, बनती कैसे है, क्या काम हुआ है, ज़रा डिटेल में इसका काम बताएं। ये मेरी लेटेस्ट एग्जीबिशन में मैंने इसको बनाया था। मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी बट मेरे पास कैलीग्राफी नहीं थी। और कैलीग्राफी के लिए हमेशा मेरा आइडिया यही होता है कि पीस जो है वो बड़ा होना चाहिए, कि छोटे पीस पे आप इतनी डिटेलिंग नहीं दे सकते। तो मेरी मदर ने काफ़ी इंसिस्ट किया था कि एक कैलीग्राफी तो होनी चाहिए, तो फिर इस पीस पे मैंने बनाया था। एक्चुअली जो ये वुड है ये प्लाई की वुड होती है, ठीक है। और जो नेल्स हैं वो टॉपलेस नेल्स होते हैं। जैसे उस गिटार के जो नेल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं ऊपर से, ठीक है, तो उसमें आप इतनी डिटेलिंग वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन ये आपने लिखा कैसे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हाउ डिड यू डू इट? पहले पेन से लिखा है? नेल थ्रेड के लिए सबसे पहले पूरे वुड पीस पे आप पेपर पेस्ट करते हैं, ठीक है, और पेपर के ऊपर आप स्केच करते हैं, देन आप नेल्स लगाते हैं और उस पेपर को रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद थ्रेडिंग या बैकग्राउंड जो भी आपने स्प्रे करना है वो सब कुछ। और थ्रेड आपने येलो क्यों चुना? मुझे ब्लैक एंड गोल्ड का कैलीग्राफी के लिए थीम अच्छा लगता है। ओ अच्छा, इसलिए आपने इसको इसके साथ में कर दिया। अगर कोई डिमांड में अपना नाम लिखवाना चाहे, कोई मियाँ बीवी जिनको शिद्दत से मोहब्बत है एक बिल्कुल, दूसरे ऐसे से, मैंने काफ़ी लिखे हैं पेजेस पे। अच्छा ऐसे हैं लोग जो दुनिया में जिनको मोहब्बत है अपनी बीवी से, चलो पता नहीं क्या पता बीवी का लिखवाया हो किसी और का लिखवाया हो, तो आपको नहीं पता ना, ये तो आपको उन्होंने यही बताया होगा बीवी होंगे ना, तो आप ऐसे लिखती हैं। बिल्कुल। और अगर पिक्चर्स में कोई अपनी पिक्चर्स देना चाहे उसमें भी आपने नेल जैसे नोयॉन का पेनाफ्लेक्स है, इसी तरह बैक पे आपकी पिक्चर पेस्ट होती है और आपके क्लोथ्स और हेयर्स जो हैं वो नेल थ्रेड से बनते हैं। तो आप क्या करती हैं, आप इसमें कीले अगर लगाती हैं, कीलों के साथ फिर आप धागे को ऐसे करती हैं? ओके, और ये आप सिखाती भी हैं? अभी तक सिखाया नहीं। अभी तक सिखाया नहीं, लेकिन इरादे हैं कि कोई आप किसी को अगर कोई ऑनलाइन आपसे ऑनलाइन भी सिखा सकती हैं? ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी है इसको सिखाना, लेकिन आपके पास अगर आ जाए और आपसे कांटेक्ट करें तो हो। आप इसको कैसे सेल करती हैं? डू यू हैव अ फ्रेंचाइज? कोई जगह है जहाँ पर जाकर लेना पड़ता है? ओनली ऑन इंस्टाग्राम। और किस पेज से आप? आर्टिस्टा। आर्टिस्टा के नाम से हैं। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें जो है वो साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। जब भी कोई चीज़ हुई है ना तो मेरा माइक गिर गया, सारी मोइन की मस्ती है, जैसे आज तो बेचारे मोइन ने लगाया। अच्छा ये सबसे पहले मैं आपका गिटार दिखा दो। अच्छा ये किस ओए हुई तो बड़ी वजनी लकड़ी है यार, किस लकड़ी में बनाया? पलाई की। ये भी पलाई? तो हमेशा से बनता ही पलाई पर है। कहाँ रखूँ जी? यहाँ पे, ये जी, ये बनता ही पलाई पर है। जो आपकी पीवीसी वुड होती है वो तो शाइन में होती है और उस पर क्रैक्स भी इजीली पड़ जाते हैं। जब आप नेल डालते हैं तो उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो पलाई जो है उस पे नेल्स भी इजीली लगते हैं और क्रैक्स वगैरह भी नहीं उस पे। क्रैक्स भी? ऐसा कभी हुआ है कि आपने कील को जरा जोर से अपना जज्बात दिखा दिया और पलाई जो है वो दो टुकड़े हो गए? हुआ नहीं, इतना हुआ नहीं। कील बैक साइड पे थोड़ी सी वुड डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इतना होता है कि वो बैक पे पहुंच जाए। हाँ, इसमें नहीं होती। ये आपने सर्च किया था कि पलाई पे ज्यादा अच्छी होगी? बिल्कुल। अच्छा चलो यार, ये दैट इज गुड। और ये गिटार जी, ये कजन का गिटार है, क्या नाम है उस कजन का भी? मूसा। मूसा का? हाउ ओल्ड इज मूसा? 18 years old। 18 years old। ये पता नहीं वापस रखा है, कमर ने इतनी खूबसूरती से चीज़ें रखी थी बट पता नहीं होगा। ये भी पलाई है? बिल्कुल, ये भी पलाई है जनाब। ये है वैनम, तो इसको आप इम्तियाज़ भी समझ लें या आप इसे वैनम समझ लें। वैनम को उर्दू में क्या कहते हैं जी? वैनम को वैनम ही कहते हैं। वैनम को वैनम तो नहीं कहते, वैनम कुछ और कहते हैं। स्पाइडरमैन का दुश्मन है वैनम। हाँ, पर ये जहरीला बहुत होता है वैनम, इसका जहर बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। तो इम्तियाज़ का जहर भी बहुत मशहूर है, आस्तीन का सांप। ये मैंने नहीं कहा इम्तियाज़, ये जमील ने कहा है तो वह आस्तीन का सांप उसने कहा क्या, और इसने इशारा भी किया था आस्तीन का सांप। तुम कुछ कहो ना कहो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम्हें इसने कहा, ये मैंने नहीं कहा, तो इसलिए ये देखें जी, ये वैनम है और बड़ा खूबसूरत है। इम्तियाज़ बड़ा खामोश अभी, और ये कील इसमें ब्लैक कलर की लगाई हुई है, तो इट डिपेंड्स। नहीं, कील लगाने के बाद मैंने इस पर स्प्रे किया है, ओह, जिससे कील और वो फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया। ठीक हो गया है। ऑल राइट, अब अगर हम आ जाए, ये आपने क्या बनाया है इसको? तो ये तो थ्रेड नहीं है, ये तो ये सॉरी हूप। इसे क्या कहते हैं? हूप। कूप? हूप कूप कहते हैं? नहीं, हूप, HOOP। हूप? हूप। हूप क्या होता है?
हुप इस रिंग को बोलते हैं। अच्छा, हुप इस रिंग को बोलते हैं। बाकी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है, और ये कढ़ाई हुई, ये भी आपने खुद की है। बिल्कुल। और ये आपने हाथ बनाया हुआ और हाथ से कोई रोशनी सी निकल रही है। ये भी मूसा के लिए तो नहीं बनाया आपने कि वो ताकत आ जाए मूसा के अंदर? ये भी आपने, अच्छा गुड यार। और ये आपने स्कल बनाया। अच्छा जी, खोपड़ी है जनाब, ये खोपड़ी फरहाद भाई की है। इसमें 2 रंग है इस खोपड़ी में, एक लाल और एक नीला रंग। ये देखिए खोपड़ी, फरहाद भाई आपसे मिलती है थोड़ी बहुत खोपड़ी? अंदर से आपकी खोपड़ी ऐसी ही निकलेगी मुझे लगता है। कभी चेक करें हम आपकी खोपड़ी ऐसे मांस उतार के। अच्छा जी, ये हो गया। और ये आपने बनाए हैं जनाब इयररिंग्स। तो ये रंग बिरंगे क्यों है? एक सफेद एक काला। फैशन। इसको फैशन, जो चीज़ ख़राब हो जाए उसका नाम उसको फैशन पे डाल दो। ये ठीक है। वैसे कोई जैकेट, अब जैसे हसीब की जैकेट फट गई थी कोनी से, यहाँ पे उसने लगा लिया टैग, कहते हैं जी फैशन। तूने पट्टी को मरम्मत किया। और ये आपने बनाई है जनाब खूबसूरत सी पेंटिंग्स। ओए होए, ये बनाई है मूसा के लिए गाड़ी? नहीं, ये सब कुछ मूसा के लिए नहीं है। ये आप, और अच्छा पेंट भी करती है? बिल्कुल, ये ऑयल पेंट है। ऑयल पेंट है तो आप उस पर भी करती है वो? वैसे मेरे एक्राइलिक होते हैं। एक्राइलिक, सॉरी। हाँ, बाकी सब एक्राइलिक हैं। ये गाड़ी ऑयल पेंट की है। ये एक्राइलिक है? बिल्कुल। ओए होए, तो ओहो, ये वाली मुझे अच्छी लगी है। ये मेरे हवस को बुझाई हुई भी, मेरे पैसे की हवस को। और इसमें ये असली डॉलर है? नहीं, डॉलर तो असली नहीं है। अच्छा, ये किसके लिए बनाई है? ये डिमांड पे है। ये किसी मलिक साहब के लिए तो नहीं बनाई ना हमने? मलिक की नहीं, ये मलिक के लिए बनाई है। अच्छा, ये मलिक साहब, देखा, ये मुझे पता था, ये बनी मलिक साहब के लिए। ये बनती मलमलकों के लिए, ऐसी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, ये उनके लिए आपने बनाई है। ठीक हो गया, समझ तो आप लोग गए होंगे। तो जनाब ये डॉलर ही डॉलर है जनाब, बेहतरीन किस्म के डॉलर। और हम जी आप आ जाएँ उस तरफ एंड लेट्स सी। गिटार और स्नेक। ये है क्या? स्नेक, तलवार है। और ये तलवार जो है वो सांप से लिपटी हुई है। तलवार मैं हूँ और सांप आप इम्तियाज़ को ही समझे फिर से। कोई और नहीं है सांप उसके अलावा जो मेरे साथ लिपट गया है और पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन मैं भी तलवारों काट दूंगा मैं इसको। दिस इज़ आई लाइक। ओके, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा यार, कुछ नहीं बिगाड़ा यार। क्या? और ये गिटार आपने बनाया, दैट्स ब्यूटीफुल। पर अगर मैं आपको अपनी कहूँ कि मेरे हुस्न को आप ऐसे कैनवस पे तो नहीं इतना बना सकती, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरी शक्ल बनाएं तो आप बना लेंगे? मैं पोर्ट्रेट्स पहले करती थी, बट मेरी एक फ्रेंड ने एक हदीस शेयर की थी मेरे साथ कि भाई फेस जो है वो बनाना परमिसिबल नहीं है इस्लाम में। अच्छा। लाइक आप फुल फेस ड्रॉ नहीं कर सकते। जिसमें आईज, नोज के ऐसा फिगर जो आपको लिविंग लग रहा हो, क्योंकि हम अल्लाह ताला से मुकाबला नहीं कर सकते कि आपकी बनाई हुई चीज़ हमने बना ली। तो आप अच्छी नहीं बनाती? मैंने स्केचिंग छोड़ दी, पहले मैं स्केचिंग ही करती थी। ओके ओके ओके। तो क्योंकि ये वाला जिस तरह से मैंने फेस के साथ बनाया हुआ, मैं फेस को कार्टून में कन्वर्ट करती थी और फिर नेल थ्रेड बनाती थी उसके ऊपर। अच्छा। तो बस अब अगर इस तरह का कोई ऑर्डर है तो मैं जो रियल पिक्चर होती है फेस की, लाइक उसको कार्टूनिक नहीं बनाती, खुद से ड्रॉ नहीं करती, बस उसे ही प्रिंट करके तो फिर बनाती हूँ। ओके, हम वापस आएंगे, आपसे पूछेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कोई ना कोई घर में बैठ के काम करना चाहती होंगी, कॉलेज से फ्री हो गई होंगी, अब विंटर वेकेशंस भी आ रही हैं, तो क्या ये ऐसा काम है कि कुछ दिनों में सीखा जा सकता है? अगर सीखा जा सकता है तो कैसे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए? लेकिन हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई लड़की खातून जो कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप के करियर को अपने करियर को जो है उजागर करने के लिए, उसको तकवीत देने के लिए कोशिश करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ एक्चुअली ऑलवेज मेक्स मी रियली हैप्पी। तो हमारे पास जो आज मौजूद है, यकीनन उसने अपने करियर को 2 साइड पर लिया हुआ है, एक वो जॉब भी कर रही है और साथ में ये भी करती है। टाइम कहाँ से लगाती हो यार शाइशा? जिस चीज़ का आपको शौक हो उसके लिए आपको टाइम निकल ही जाता है। तो वीकेंड्स पे करती हो ज़्यादातर? नहीं, वीकेंड्स में भी कर लेती हूँ और कभी ऑफिस से घर जाके भी।
घर जाके भी करते हो? इस काम के लिए थकावट नहीं होती। मैंने जो सवाल पहले पूछा था आयशा, आने के लिए लोगों को, कोई जो खवातीन घर में बैठी हैं, जो लड़कियां घर में बैठी हैं और ऐसा काम करना चाहती हैं, क्या इसमें बिजनेस है? क्या इसको प्रॉपर बिजनेस के तरीके से लिया जा सकता है? एक तो ये, और ये सीखा कैसे जाए, क्या प्रोसेस? तो कि अब आप उस चीज़ से गुजर गए, स्ट्रगल होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अब वो शॉर्टकट बता दें कि वो अब ये कर लो तो ये सीख लोगे और फिर उसके बाद ये बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? बिल्कुल, एक्चुअली पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अगर सर्च भी करें, इंटरनेशनली इन आर्ट की प्राइस बहुत हाई ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू की जाती है आपके आर्ट की। तो सीखने का एक्चुअली ये है कि जब तक आप में पैशन नहीं है या अगर आप खुद से सीखना नहीं चाहते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सीखा नहीं जाता। कि अगर आपको आता हो या आपके अंदर एक जुस्तजू हो करने की, तो आप कर सकते हैं। बिकॉज जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट नेल थ्रेड से लिया था, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मुझे वुड का आइडिया था, नेल्स का आइडिया था, बट मैंने ट्राई किया और वो मेरी फर्स्ट ट्राई में बन गया था। कहीं से मैंने सीखा नहीं, ना मैंने वीडियोस वगैरह इस तरह की वॉच, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ओके, दैट्स स्ट्रेंज। इस तरह से देख के अगर मुझे सीखना आपको टिकटॉक देखना अच्छा लगता होगा? आज तक इंस्टॉल नहीं की मैंने। अच्छा, सेम, मुझे मतलब इतना टॉक्सिक लगता है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा अगर मैंने टिकटॉक इंस्टॉल की। हमारा उसामा टिकटॉक पे है, ही इज अ टिकटॉक स्टार जी। तो अगर आप सीखना चाहें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल ये हो सकता है, लेकिन इतना बिजनेस चल सकता है कि आपका जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, थोड़े से पैसे बच जाए। एक्चुअली ये इतना कॉस्टली है नहीं, ये रॉ मटेरियल आपका इतना कॉस्टली नहीं है। ये रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक आप अगर बल्क में ले ले, बल्क में भी इसको मुझे नहीं लगता परचेज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर एक स्पेसिफिक शॉप रखें कि आपने अगर वुड इधर से ही परचेज़ करनी है, वो खुद ही आपको कटिंग करके, और जैसे इसकी मैंने ये बीडिंग साथ लगाई हुई है, उसकी नीटनेस आपकी आ जाती है बीडिंग से। तो ये कि इतना कॉस्टली नहीं है, और जो आप प्राइस रखेंगे वो आपका अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। कितना वक्त लगा था आपको सीखने में? अगर आप, क्योंकि उस वक्त तो आप गलतियां भी की होंगी, बहुत सारा सर्च हुआ होगा, तो बट अप्रॉक्सीमेटली एक आपको कितना टाइम लगा? तो टेंटेटिवली कितना टाइम लगता है इसमें? अगर कोई सीखना चाहे तो, अगर यूट्यूब वगैरह सीखना है तो कितना लग जाता है, वो सीख सकता है? विदिन अ मंथ मुझे लगता है कि वो कर सकता है। बिकॉज अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स को। लाइक आउटलाइन की जो सिर्फ पिक्चर्स आपकी आती हैं, आप प्रिंट करके इस पे पेस्ट कर सकते हैं, और आपने उसकी डायरेक्शंस में ही नेल्स लगाने हैं, ठीक है। और नेल्स का भी आपको शायद फर्स्ट में आप थोड़ा मिस्टेक करो, सेकंड में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी गैप में नेल्स लगाने हैं, कि थ्रेडिंग से आपका सारा गैप्स जो है, सारे गैप्स फुल हो जाए। क्योंकि ये आर्ट ऐसी, अगर आपकी गैप्स फुल नहीं होंगे तो वो बहुत अनटाइडी सा भी लगेगा। हाँ, नजर आएगा बैक की आपकी वुड नजर आएगी। ठीक है। धागा कौन सा यूज करती हो आयशा इसमें? धागा डोर है या धागा है? ये इस पे सिर्फ मैंने तिल्ले का लगाया हुआ है, वो जो बारीक सा होता है बिल्कुल। इससे तो हाथ भी बड़ा जख्मी हो सकता है। इसमें थोड़ा होता है, बट ये मेरी फर्स्ट है जिसपे मैंने ये तिल्ले का यूज़ किया था। ठीक है। बाकी वूल थ्रेड होता है, वो हमें एक तो वूल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, एक नलकियों में वूल मिलता है, वो थोड़ा बारीक सा होता है, तो वो आप इस पे यूज़ करते हैं। और ये कॉपर वायर तो नहीं है जो आपने यूज़ किया हुआ है? कॉपर नहीं है, ये बस इसको तिल्ला बोलते हैं। ठीक है। इसमें शाइन होती है और थोड़ा बारीक होता है ये। आयशा, आपने इस्लामाबाद गाला में भी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर भी आपने अपनी ये चीज़ों की नुमाइश की थी, तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स था? हाउ पीपल वर थिंकिंग? हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ। ये मेरी थर्ड एग्जीबिशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दो से ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था यहाँ पर। ये आपका थर्ड था और अच्छा रिस्पॉन्स है, चीज़ें आपकी सेल आउट भी हुई। चलो, दैट इज गुड। तो आपकी इसकी रेंज क्या थाउजेंड्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, या नहीं ये इतना मिनिमल होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हो और फिर कॉस्ट सेविंग के लिए आप उसको निकाल देते हो, बेच देते हो? हाँ, एक्चुअली इसमें कॉस्ट इतनी नहीं होती, पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, प्राइस सारी टाइम की है बिल्कुल। 1 वीक मुझे इसको बनाने में सिर्फ लगा था। और जो आपके ये नेल्स, जो टॉपलेस नेल्स होते हैं ना, वो आपके हाथ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी शार्प एजेस आ जाते हैं इसके नेल्स के। तो आप ग्लव्स पहन के करती हो? नहीं, ग्लव्स पहन के आपका काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होता। आपने नहीं कहा कि क्या हैमर का लेके बैठ गई हो, लड़कों का काम है, तुम क्या कर रही हो, ये कहा नहीं? अम्मा का कैसा रिस्पॉन्स था? मदर तो मेरी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। और अब अब्बू की क्या ख्याल है? फादर की डेथ हो गई है। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी। बट बहन भाई कोई है इस तरह का जो? भाई है,
पर नहीं, आर्टिस्ट वाला कोई भी नहीं है। उसका दूर दूर तक कहीं आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्या कहता है इस इन चीज़ों के बारे में? क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करता है, उसको नहीं पसंद ये चीज़ें? नहीं, क्रिटिसाइज उस तरह से उसको चीज़ें पसंद आ जाती है, जैसे जब मैंने गिटार बनाया था, नहीं इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, तो आपको गुस्सा आता है अगर किसी को आर्ट आती ना हो और वो आगे से आपको criticize तनकीद करे, आपको तुम्हें पता क्या है, चलो यहाँ से निकलो, तुम्हें खुद पता है क्या है, बना के दिखाओ मुझे, ये करती हो आप? वो एग्जीबिशन में मुझे काफ़ी गुस्सा आता है जब लोग सामने खड़े होकर कहते हैं इसमें क्या है, कील लगाओ और बस ऐसे ऐसे धागे लगाने हैं, पर जो कर रहा होता है उसको पता होता है। अच्छा, ये से बड़ा दुख भी होता है कि आपने इतनी मेहनत से चीज की हुई, इट्स माय प्रॉपर आर्ट, और कहते हैं यार इसको क्या तुम इतने पैसे मांग रही हो, कीले तो ठोकी हुई है, कीले हम भी ठोक लेंगे, फिर आप मुझे कहते हैं हाँ जरा ठोके ना, और आप मुझे बताएं कितना होता है। आधी भी नहीं ठोकने होंगी उनसे, एक सीधी भी नहीं ठोकी जाएगी। बट यूजुअली मैं भी घर में बहुत छोटे मोटे काम कर लेते हूँ। कील एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि आपको बड़ा डर लग रहा होता है कि अगर आप ठोकरी कहीं हाथ पे ना लग जाए और टेढ़ी हो जाती है, वो निकालते हो तो होता है। नहीं एक्सपर्ट हो गई हूँ काफ़ी, कि मैं ये भी करती हूँ और घर वाले काम भी मैं कर लेती हूँ। घर वाले काम भी करती है। अच्छा, अनीक की कॉल लेते हैं हमारे साथ। अनीक है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहेंगे भाई? सर मैंने प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा लगा, और ये फर्स्ट मेरी कॉल है जो जी मुझे अंदाजा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट में रहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट। और क्या काम करते हैं आप? सर मेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है। किस चीज का? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। सर आप तो बड़े पैसे कमाते होंगे, ये तो बड़ा फिट बिजनेस है। लेकिन हालात तो इस तरह के हैं ना पाकिस्तान में, टैक्सीज और बड़े मसाइल हैं। हाँ सर, ये थोड़े से ये मसाइल अल्लाह करे जल्दी हल हो जाए इंशाल्लाह ताला। हम तो इसी उम्मीद के साथ हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, और यही ख्वाब देखकर हम इंशाल्लाह ताला बड़े भी होते रहेंगे, और इंशाल्लाह ख्वाब पूरा भी होगा, अल्लाह करेगा। जी सर, अपना बहुत सारा ख्याल, आप भी बहुत सारा ख्याल रखें। सियालकोटियों को बहुत सारा प्यार और सलाम, ख्याल रखें। तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ें होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अभी तक ये है, जैसे उन्होंने बात की कि टैक्स अभी इस पे नहीं लगा हुआ, वरना तो अल्लाह माफ़ करे फिर तो एक और अजाब हो जाए। तो आपके पास सिर्फ एग्जीबिशन के लिए गालाज ही है, या आप सोच रही हैं कि आगे कोई आउटलेट भी खोलेंगी इसके लिए? आउटलेट का मेरा है प्लान, बिकॉज ये चीज़ें आपकी जब तक डिस्प्ले में नहीं आती तब तक लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती इनकी, या ऑनलाइन पे तो हमारा वैसे ही ट्रस्ट नहीं डेवलप होता कि अगर हम कुछ भी ऑर्डर कर लें तो पता नहीं ठीक आती है चीज़ या नहीं। हाँ, वो सामने देखा होगा, फिजिकली टच करेंगे हाँ, तो वो आपको होता है। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही डर होता है कि पता नहीं क्या चीज़ आएगी, क्योंकि जाहिर बात है पैसे ले लिए होंगे उन्होंने, तो फिर पता नहीं क्या भेज देंगे। आयशा, देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आजकल दुनिया भर रिसर्च कर रही है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आप कैसे करती हैं? आप एक जॉब भी कर रही हैं, आपके लिए घर के काम भी करती हूँ, फिर इसको भी वक्त देना पड़ता है, फिर अपने भी कुछ काम होते हैं, फिर घर वाले भी कोई काम कह देते हैं, फिर कुछ कजन होते हैं जो आपके साथ अटैच है, मूसा आपके साथ अटैच है तो उसके भी काम करने होते होंगे। तो इसको मेंटेन कैसे रखती है? हम लोग तो सिर्फ एक नारा सुनते हैं किसी से, वो कहते हैं जी बट टाइम नहीं मिलता यार, आपको क्या बताएं, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी है। तो ये क्या बहाने होते हैं, वीले बहाने होते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आपने किया हुआ और कैसे किया हुआ? टाइम को देखिए आप पे डिपेंड करता है। मैंने घर वाले कामों से मैं दूर रहती हूँ, अच्छा। उस तरह वाले काम नहीं करती हूँ। ठीक है, बर्तन शर्तन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई सीन ही नहीं है। खाना शाना बना लिया, रोटियां बना ली, मुझे आते ही नहीं बनाने। चलो ये बड़ी अच्छी बात होगी भाई जी। तो अब तो बाकी ये कि जैसे एग्जीबिशन थी तो मेरी बॉस काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने मुझे 1 वीक का रिलीफ दे दिया था एग्जीबिशन की तैयारी के लिए। अच्छा, तो लाइक मेरा ऑफिस स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है और वो कर देते हैं। बिल्कुल। तो मेरी मदर भी मुझे फुल सपोर्ट उनका मिलते है कि भाई जैसे एग्जीबिशन का 1 वीक मैंने कोई काम नहीं किया था, बस सुबह उठती अपनी चीज़ें रेडी करके रात तक मैं यही करती थी। तो एक तो आपने जो काम करना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आप कर ही लेते हैं और उसके लिए आपको टाइम भी मिल जाता है। दैट इज़ ट्रू। आयशा, फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर काम के लिए। पहले रिजेक्शन और फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं, वही सबसे पहला बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। सक्सेस से आप बहुत कम सीखते हो कि उसमें आपको पता होता है कि आपने ठीक किया और अब इससे आगे क्या है, कुछ और करना है। लेकिन फेलियर आपको बार बार बताता है नहीं यहाँ ये गलती हुई, ये ठीक करनी है। आपको फेलियर रिजेक्शन हुए? मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे ऑर्डर मेरा सक्सेसफुल था, उसमें मुझे लॉस हुआ था। पहले मैंने कभी वुड परचेज़ नहीं की थी, जब मैं सीख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो घर में जो पीसीस थे, या एक्चुअली तब मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, तो मेरे स्टूडेंट्स जब देखते थे तो अपने घर से भी ले आते थे कि भाई मैम हमारे पास ये वुड पड़ी हुई है तो आप इस पे भी कुछ बना लें। लेते वो अपने लिए नहीं थे, बस वो मुझे वुड ला के देते थे कि आप इस पे बना लें। तो जब मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर इंस्टा से आया तो मुझे
कोई आइडिया नहीं था कि वुड मुझे कितने का मिलेगा या कितने का पीस आएगा जो भी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ था। बाकी मैं खुद सा पेंटिंग करती हूँ, तो उसका एक मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था। अच्छा, तब मेरा इतना पैकेजिंग का नहीं, मैंने उस पर फोकस नहीं किया हुआ था अपनी पैकिंग पे, तो उसका ये हुआ था कि डिलीवरी की टाइम पे उसका खुद सा थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो उसने तो काफ़ी कंप्लेन की, बट मैंने उसे रिटर्न नहीं, उसको ये नहीं बोला कि आप वो वाला मुझे वापस करें। मैंने रिप्लेसमेंट में एक और बना के उनको डिलीवर कर दिया। खैर उससे मुझे ये हुआ कि मैंने अपनी पैकेजिंग वगैरह वो सारा मटेरियल अपना लिया, तो उसके बाद मुझे इस तरह का कुछ फेस करना नहीं पड़ा। क्योंकि एहसास हुआ वहाँ पे ये गलती हुई थी, ये गलती वाकई थी कि आपको पैकेजिंग जो है अपनी, जब आप ऑनलाइन अगर डिलीवर कर रहे हो तो उसमें पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। परफेक्ट। हमारे साथ शगुफ्ता जी है। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मैंने काफ़ी अरसे से आपके चैनल को थोड़ा सा वॉच कर रही थी। माशाल्लाह। था कि कोई अच्छा आप होस्ट बुलाएं, सॉरी गेस्ट बुलाएं, जिससे मेरा भी इंटरेस्ट है इस अच्छा माशाल्लाह आर्ट में। मूसा की मदद तो है। आपने आज बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं। पहले तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं सुबह से कभी मैंने मॉर्निंग शो नहीं देखा, लेकिन आज फर्स्ट टाइम दोनों आपके गेस्ट सुपर। ये किसी की वजह से तो नहीं देखा ना आपने? किसी की वजह से तो नहीं देख रही ना, किसी खास वजह से तो नहीं देख रही आप ये? नहीं, किसी खास वजह से नहीं, दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं। दोनों में मुझे बहुत वो, एक तो शुगर तो हमारे तकरीबन पूरी कैद लेके फैमिली डिजीज है, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने अपने बाकी फैमिलीज को भी फॉरवर्ड किया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मूसा का सुनाए, मूसा कैसा है? अच्छा, आपने पहचान लिया? भाई हम बड़े तेज हैं जी। मूसा कैसा है? जी बिल्कुल, मूसा जी वो कॉलेज किया हुआ है, बल्कि मेरे छोटे बेटे ने आज कॉलेज नहीं गया सिर्फ इस वजह से कि शो देखेगा। आ रही है जी, शो आ रहा है। तो ये स्पेशल डिमांड से ये आप तो मुझे वैसे ऐसी अम्मी नहीं लग रही जो कि छुट्टी करने देती हो बच्चों को इतनी आसानी से, तो ये छुट्टी कैसे उसने कर ली? आज सुबह इसने काफी बहाना बनाया है मेरे कि मेरी मम्मा तबीयत नहीं ठीक, तो मुझे तो बाद में थोड़ा सा कंफर्म हुआ कि अच्छा ये इस वजह से छुट्टी कर रहा है कि इसने ना वो अपनी आप ही को देखना। अच्छा यार, ये तो और अच्छा शगुफ्ता जी एक बात तो बताएं, अगर वो बड़े मजे की आजकल वो एक मीम भी चल रही है, अगर ये नोयान जो है ये तो मुझे पसंद आ गया, अपने बेटे को कॉल करे तो मुझे पसंद आ गया, तो मैंने खरीद लेना है अभी। जी बिल्कुल, जब ये लेके जा रही थी तो वो इसके लिए बड़ा पॉजिटिव हो रहा था कि मामा वो वापस करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल वापस करेंगे। देखिए बात सुने, नोयान जहाँ जाता है वापस नहीं आता, वो जहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। नहीं जरूर भिजवाएंगे। रूम से उतार के मैंने दी है स्पेशल, माशाल्लाह इन्होंने उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो ये भी उसने इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और ये वापस हम नोयान को भेजेंगे। कहें तो नोयान के साथ उर्तुरुल भी भेज दें एक आदर, बिल्कुल है ना, एक उर्तुरुल भी आपके लिए भेज देते। चले, ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मलिक जफर साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? मलिक साहब तो नहीं डॉलर वाले? वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मलिक जी, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको भी सर। हाँ जी, बस इसी तरह लोग छोड़ते जाते हैं मुझे, ये मेरे साथ जिंदगी भर ऐसे होता है, लोग छोड़ जाते हैं मुझे। आपके मेहमान को भी बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक उनको और हुनर दे। आमीन आमीन। सर एयर चीफ साहब से रिक्वेस्ट करनी है। किनसे? एयर चीफ साहब से। अच्छा सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। क्या कह रहे हैं? हेलो जी आई थिंक आवाज़ जो है वो क्या कह रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कह रहे थे। अच्छा हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा। हम नोयान के साथ आपको वापस भेजेंगे, नोयान आपके साथ जाएगा, और बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत आपका आर्ट है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, और इंशाल्लाह जब इंटरनेशनली आप कहीं जाएंगी तो फिर हम आपको वापस बुलाएंगे। क्योंकि याद है हम आपको नेशनली जब आप मशहूर थे, मैं आपको बुलाया था। आयशा बेहद बहुत शुक्रिया आपको, मुझे उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, और मेरे साथ मेरी प्यारी सी होस्ट हलीमा भी मौजूद होंगी, जिनको आज हमने बहुत मिस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैंने हमेशा से आपको कहा है कि ऐसी बात किया करें जो दूसरे को बुरी ना लगे। चाहे दूसरे बंदे ने आपको कैसी न कैसी बात कर दी हो, ऐसी बात कर दी हो कि आपकी दिल आज़ारी होगी हो, लेकिन वापस पलट कर थप्पड़ मारने से आप और वो बराबर हो जाया करते हैं। अल्लाह।